तो जो भी चैनल पर नया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में जब ये उसे बताता है कि ये सारे के सारे काम मैं जो कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा बल्कि मैं इसके लिए करने में लगा हूँ। आखिरकार तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरे बेकार से और नालायक बेटे के साथ क्या हुआ था। मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ उस थ्रोन को लेकर। ये बात सुनकर लड़की को भरोसा नहीं होता तो वो कहने लगती है कि तुम बस बकवास कर रहे हो। तो वो और भी ज्यादा बहाने मारता है और एक्टिंग मोड में आकर उससे कहने लगता है कि मैं अब तक की मेरी सबसे मरने से पहले एक बहुत बड़ी इच्छा है जो मैं पूरी करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं उन दोनों लड़कों से छुटकारा पाना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे किंगडम को तबाह कर रखा गया है। और पूरे की पूरी जो किंगडम है वो मैं किसी ऐसे बंदे को देना चाहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा रिलायबल हो। और एग्जाम्पल के तौर पर ली तियानिन वो काफी ज्यादा सुटेबल लगता है पूरे के पूरे सिंहासन को संभालने के लिए। दूसरी तरफ बाकी के जो लोग होते हैं यहाँ तक कि जियाओ और उसकी टीम के लोग भी उस लड़की के वो भी इस स्टोरी को तो ऐसे सुन रहे होते हैं ना जाने क्या भाई चाय पार्टी लाओ पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न कहाँ है मूवी देख रहे हो। और बढ़िया सुनकर कह रही होती है कि मैं भी इसकी परफॉर्मेंस देख देख कर भाई कतई मजा आ रहा है। जब इनकी परफॉर्मेंस चली हो रही होती है तो लड़की उससे बोलने लगती है कि है तुम बस बकवास कर सकते हो और कुछ भी नहीं, तुम्हारे जो वर्ड्स है बस झूठ है, झूठ और कुछ नहीं। बहुत हो गई तुम्हारे साथ खेलना मेरा, बहुत हो गई एक्टिंग तुम्हारी। अब इन अपने कुत्तों को लेकर यहाँ से निकल लो। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी तुम्हारे खिलाफ प्रूव करूं। ठीक है, ये मेरे लिए काफी आसान है। तभी वो डायरेक्टली ये बंदा सीधे इंपीरियल सीन निकाल कर उसे दिखा देता है जिसको देखकर तो जिया का मुंह फटा फटा रह जाता है और कहने लगता है अरे भे क्या ये फ्यूचर सक्सेसर के लिए काफी होगा। मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट और तो और हमारी एम्प्रेस को भी हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। इसके कहने का मतलब है कि जो ली तियानिन है जो कि हमारा एमसी इसकी एक्टिंग कर रहा है इसका वो यहाँ का एम्पर बनेगा और ये लौंडिया कोई और नहीं बल्कि मैं एम्प्रेस बनेगी। अब ये बात जब इसको सुनाई देती है तो भाई कौन नहीं बनना चाहता है एम्प्रेस। और ये कहने लगती है भाई मन में सोचते हुए कि जो भी ये कह रहा है बंदा वो अगर ये दे रहा है तो इसका मतलब सच ही होगा। और तुम कहना चाहती हो कि ये एक वेडिंग गिफ्ट है। हमारा एमसी पूरी तरह से कंफ्यूज और समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है यहाँ पे। तभी उस लड़की का हाथ हमारे एमसी के कंधे पर जाता है और उससे कहने लगती है कि ये इतना बुरा भी नहीं था। लगता है कि तुमने ऑलरेडी इसे सजेशन देकर रखा गया होगा कि आखिरकार तुम्हें किस तरीके से क्या करना चाहिए और तुमने अपनी तरफ करके रखा है सभी लोगों को। इस बात से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुई और जो आइडियाज तुमने मुझे प्रोवाइड करवाए थे इस कंट्री को गवर्न करने के लिए वो काफी ज्यादा अच्छे थे। तुम तो वाकई में एक ऐसे लौंडे हो, एक ऐसे लड़के हो जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। अगर बात यहाँ तक पहुंच चुकी है तो हम यहाँ पर और ज्यादा डिले नहीं करने वाले हैं। चलो हम लोग सीधे जाकर ब्राइडल चैम्बर में जाते हैं और अपने काम को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। इसके कहने का मतलब है सीधे हनीमून पर जाते हैं गाइस, स्वागत होने वाली है इनकी। और हमारा एमसी अभी भी पूरी तरीके से कंफ्यूज कि चल क्या रहा है। लेकिन ये लड़की तो पावरफुल होती है, ना कुछ सुनती है ना कुछ देखती है, सीधे हमारे एमसी को बेहोश कर देती है एक मुक्के में। और बेचारा ये कुछ कर भी नहीं सकता। और इसी के साथ साथ वो उसे अपने कंधे पर उठा के ले जाने लगती तो जिया पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है तो वो उसे रोकती है और कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मास्टर को मिस्ट्रीट नहीं करने वाली। या फिर तुम मुझे इसलिए रोक रही हो कि तुम भी हमारे साथ ब्राइडल चैम्बर में ज्वाइन करना चाहती हो। ये बात सुनने के बाद ये और ज्यादा लाल पड़ जाती है उसका चेहरा पूरा का पूरा और सीधे मुंह पर चिल्लाते कहने लगती है कि तुम तो एक नंबर की टर्की हो, तुम बंद करो अपने मुंह को। और असली वाला जो ली तियानिन है वो उसको देखते हैं मन में सोचते कहने लगता है योर मेजेस्टी मैं जितना कर सकता था आपके लिए उतना मैंने कर दिया है। अब आप फ्यूचर में एक ट्रू ड्रैगन बनोगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी उम्मीदों को हमारी होप्स को तबाह नहीं करोगे। आप जितना ज्यादा हो सके उतना आगे बढ़ो, लेट एम्परर से भी ज्यादा पावरफुल बनो। और इस बात का ख्याल रखना कि आपका जो नेम है वो पूरे के पूरे इतिहास में याद रखना चाहिए। लेकिन ये लड़की तो एक कमरे में ले जाकर क्या क्या नहीं करती हमारे एमसी के साथ। और जैसा कि आप जो सोच सकते हो कि क्या ही हो सकता है, अब इसे मुझे एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से समय गुजरता है, मॉर्निंग हो जाती है और जियाओ इंतजार कर 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 उसे नींद भी आ जाती है। जब मॉर्निंग हो जाती है तो वो लड़की वहां से बाहर निकलती है बासियां लेते हुए। तो वो जियाओ की तरफ देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई जलाने की कोशिश कर रही हो और जिसको देखकर जलन मच भी जाती है। इतनी गुस्सा आ रही होती है इसको कि गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती। तभी उसे कमरे से एक निकलता हुआ हाथ दिखाया जाता है और जब वो ध्यान से देखती है तो भाई साहब ये तो हमारा एमसी होता है जिसको तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा चूस लिया गया भाई उसकी पूरी की पूरी एनर्जी। जिसको देखकर वो शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि तुम अभी भी जिंदा हो। एमसी भी कंफ्यूज और चल क्या रहा है भाई उसकी हालत देखकर तो मुझे भी हंसी आ रही है। तुम लोग बताओ तुम्हें कैसी हंसी आई, कैसा लगा भाई। और क्या लगता है मन में सोचते हुए कि मुझे ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ड्राई करके रख दिया था इसने तो। और यहाँ पर मैंने ये सब इसलिए झेलने में लगा हूँ ताकि मैं इस कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकूं। खैर इतना सेक्रीफाइस तो बनता है। और बात करें उस ली तियानिन के बारे में, उसने एक्चुअली में उसकी इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो इंपीरियल सील को अपने साथ यहाँ पर लेकर आ चुका है उस पैलेस के बाहर। यहाँ तक कि उसने मुझे भी बेच दिया है और वो भी किस लिए,
फ्यूचर के प्रॉमिस के लिए भाई मानना तो पड़ेगा, इसका जो फ्यूचर है वो वाकई में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, इस बात से तो एग्री हो। लेकिन जब तक ये मेरे हाथों में है तब तक तो कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वो उससे कहने लगते कि बहुत हो गई तुम्हारी एक्टिंग, इसे बंद करो। चलो हम लोग मेन हेडक्वार्टर पर जाते हैं और आगे की जो डिस्कस करते हैं काम को कि किस तरीके से हम ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाले हैं। जिसको देखकर ये अभी भी कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि हम लोग डायरेक्टली यहाँ से जा रहे हैं, आखिरकार अब क्या बचा हुआ है डिस्कस करने के लिए, सब तो कांड हो गया तुम्हारा। तभी वो लोग वहां से चलना चालू कर देते हैं, कई सारे पहाड़ों को क्रॉस करते हैं और एक गुफा के एंट्रेंस पर घुस जाते हैं। तो वहां पर पहुंचते पहुंचते बताती है कि हम लोग ऑलमोस्ट वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन एमसी को यहाँ पर कुछ अजीब सी बैड फीलिंग महसूस हो रही होती है और तभी वहां पर एग्जिट गेट दिखाई देता है। तो कहती है कि हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसको एग्जिट गेट को देखकर ये सभी के सभी का मुंह फटा का फटा रह जाता है और शॉक होते हुए कहने लगते हैं और बताती है वो कि ये हमारी होंगजुआ आर्मी का मेन हेडक्वार्टर। वाओ, जहाँ पर सभी के सभी लोग होते गुंडे जैसे दिख रहे होते, लेकिन चहल पहल बहुत होती है जगह की। और जिया पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और कह रही होती है कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग हैं, यहाँ पर इतने ज्यादा मेंबर्स हैं होंगे आर्मी में, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो। और सिर्फ इतने ही नहीं बल्कि में शानी सोसाइटी भी यहाँ पर मौजूद है। और वांगतियान पार्टी यहाँ पर क्या कर रही है और रितितीय अलायंस, इसके बारे में तो पता ही नहीं था हमें। और साउलिन सेक्ट भी यहाँ पर आया हुआ है और इतना ही नहीं बल्कि में बेगर सेक्ट भी यहाँ पर पहुंच चुका है। और ये सभी के सभी लोग कोई छोटी मोटी फोर्स नहीं है, बल्कि में देखा जाए तो लार्ज एंड स्मॉल रिबेल फैक्शंस है, पूरे के पूरे क्वाइन नेशन के एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। और इनमें से तो कई सारे हैं जिनमें से हम कुनबेई लोगों ने कई सारे लोगों को से निपटने की भी कोशिश की थी इससे पहले। ये बात सुनने देखने के बाद हमारा एमसी की कहीं फट जाती है और कहने लगता है कि मैं तो वाकई में रिबेल्स के किसी अड्डे पर आ चुका हूँ। जैसे वो उन सभी को रिबेल्स कहता है तो उन सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो उसे घूरने लगते हैं और कहने लगते हैं, ओह जरा देखो तो एक और बंदा रिबेलियस देखने में लगा हुआ है, इसकी देखो हर एक की पावर एक से ज्यादा होती है। लेकिन हमारा एमसी की जो एक्साइटमेंट होती है कि वो सोचता है कि अब तो ये नेशन तबाह होकर ही रहेगा, अब तो इस देश को मैं डिस्ट्रॉय कर ही रहूंगा और ये तो मेरे लिए काफी क्रिटिकल रिसोर्सेस है, मेरे लिए मेरे मिशन को कंप्लीट करवाने के लिए यहाँ के। लेकिन जो ली त्यानुन देखता है उसकी नजरों में वो कुछ और ही होता है, इसकी गलतफहमी इतनी ज्यादा होती है कि इसे तो मैं डिस्प्ले भी नहीं कर सकता, बता भी नहीं सकता। और क्या लगता है कि जैसे कि मैंने हिज मैजेस्टी से उम्मीद की थी, जहां तक कि अपने दुश्मन के कैंप में भी घुसने के बाद भी वो अपने कदमों को ऐसे बढ़ा रहे हैं इतने सम्मान के साथ और इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं इन सभी को देखकर। ट्रूली मानना पड़ेगा ये लीड एम्परर की ब्लड लाइन है। तभी इसके दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इन्होंने पहले ही यहाँ पर इसके बारे में सोचकर रख लिया होगा और अपने आप को यहाँ पर अपीयरेंस दी है ताकि वो ड्रैगन वीन के बारे में और रिबेल्स के बारे में एक साथ पता लगा सके और एक ही साथ इन सभी को तबाह कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन हमारा एमसी एक बंदे के पास जाता है तो बंदा उससे पूछने लगता है कि तुम दोनों को देखकर तो बिल्कुल भी लगता नहीं है कि तुम तीनों को देखकर कि तुम यहाँ पर पहले कभी आए हुए हो, तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम कौन से रिबेल ग्रुप से आए हो। तभी बताता और कहने लगता है कि मैं ली त्यानिन हूँ, वो भी प्राइम मिनिस्टर क्वाइन नेशन का, जिसे वहां से निकाल दिया जा चुका है और ये फॉर्मर एम्परर है क्वाइन है, तू क्वाइन जुन। इसको देखकर सभी जोर जोर से हंसना चालू कर देते और इससे कहने लगता है कि ब्रदर तुम्हारा जो जोक था वो बिल्कुल भी फनी नहीं था। लेकिन उनकी लीडर उस पर उधर आती है और उन सभी को क्लियरफाइंग देती है और कहने लगती है कि ये जो भी कह रहा है वो बिल्कुल भी जोक नहीं है, सब कुछ सच है। जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और जैसे ही वो उस लड़की को देखते हैं तो सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं, कहने लगते हैं कि डाउजू आप यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन हमारे एमसी के एक्सप्रेशन को देखकर कहने लगते हैं कि तुम इधर डिसअपॉइंट क्यों दिखने में लगे हुए हो, तुम्हें क्या लगता है कि लास्ट नाइट को जो हमने किया था वो कोई डील थी हमारे बीच में और तुम्हें लगता है कि तुम हमारी होंगजिया आर्मी का फुल सपोर्ट हासिल कर लोगे ताकि तुम ड्रैगन बीन की पावर को हासिल कर सको। लेकिन इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि जो होंगजिया आर्मी है वो तुम्हारी बिल्कुल भी किसी तरीके से मदद करेगी और सपोर्ट करेगी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ और मैंने कभी भी अपने सारे के सारे जो प्लान्स है वो एक ही बास्केट में नहीं रखती, यानी कि अपने एक्स एक बास्केट में नहीं रखती। इसको देखने के बाद एमसी कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता कि ओह तो तुम वाकई में एक फ्री राइड चाहती हो। तो वो सभी को खड़ा करती है और पोज मारते हुए कहने लगती है कि मैं कोई एम्परर वगैरह नहीं बनना चाहती और जो भी उस ड्रैगन थ्रोन पर बैठने लायक है मैं उस पर बैट लगाने के लिए तैयार हूँ, बस उसे हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। और इस बार हम लोग ड्रैगन पावर को हासिल करना चाहते हैं, ये हम सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और तुम भी इसे हमारे साथ कम्पीट करने के लिए फ्रीली यहाँ पर केपेबल हो। अगर तुम ले सकते हो तो ले लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते भैया तुम। मतलब जो भी कुछ हुआ था वो बस ऐसे ही, भाई क्या है ये। ली त्यानुन अभी भी कंफ्यूज होता है और कहने लगता है ये जो वुमन है वो वाकई में ड्रैगन बीन को यूज करने में लगी हुई है सभी के सभी रिबेल फोर्सेस को एक साथ इकट्ठा करने के लिए। और उसके बाद उन सभी में से किसी एक को चुनेगी कौन यहाँ पर क्वाइन डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरी तरफ जे मन में सोचते हुए कह रही होती है कि कोई फर्क नहीं
पड़ने वाला कि आखिर में कौन होगा, लेकिन मैं चाहे कुछ भी हो जाए हारने नहीं वाली। लेकिन ली तियानुन भी थोड़ा घबरा रहा होता है और देख रहा होता है एक से तरफ, और देखते हुए कहने लगता है कि जो हिज मैजेस्टी है वो वाकई में बहुत ज्यादा केपेबल है, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि इस वुमन को वो झेल पाएंगे और इसकी कनिंग और इतनी ज्यादा खतरनाक स्ट्रेटेजी को क्या करेंगे, अब क्या रिप्लाई देंगे। लेकिन हमारा एमसी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो खुद चाहता है कि डिस्ट्रॉय करे, और क्या लगता है कोई चिंता वाली बात नहीं है, जितने ज्यादा कंपिटिटर्स होंगे उतना ही ज्यादा इस खेल में मजा आएगा। आखिरकार फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ एक ही तो आउटकम होने वाला है, और मन ही मन में क्या लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कौन यहाँ पर जीतने वाला है, कौन डिस्ट्रॉय करेगा क्वाइन डायनेस्टी को। मेरे लिए तो सब कुछ बराबर है। जिसको देखकर ये इसके पास आती है, उसे पकड़ती है और उससे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है उससे कतई प्यार हो गया, जैसा कि मैंने सोचा था। यहाँ पर तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है, बल्कि मैं तुम अकेले हो। अब समझ में आया कि आखिरकार मैं तुम्हें क्यों पसंद करती हूँ इतनी ज्यादा। भले ही यहाँ पर इतनी ज्यादा बैकअप्स मौजूद है, लेकिन इसे देखकर लगता नहीं है कोई भी तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहता है, और जो कि तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये लोग हैं, और प्रोबेबली शायद वो जिंग नेशन के लोग होंगे। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। इसको सुनकर वो उससे पूछने लगता है कि जिंग नेशन के वाकई में लोग यहाँ पर आने वाले हैं, इस मैच में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो वो बताती है और कहने लगता है कि जब तुम प्रिटेंड करने में लगे हुए थे, जब कि तुम उनकी तरफ से आए हुए हो, तब तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वहां के जो डिसेंडेंट है चू फैमिली के, वो इस ड्रैगन विन को इग्नोर करेंगे। नेवर भाई, इस मौके को कौन छोड़ना चाहेगा। और अभी की मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो पीपल है, यानी कि जिंग नेशन के जो लोग हैं, वो यहाँ पर जल्दी पहुंचने वाले होंगे। तभी गुफा की तरफ से उन सभी को एक आवाज आती है और कुछ लोग उसमें से बाहर निकलते हैं, और तभी हमें एक अजीब सी सीन दिखाया जाता है। भाई वहां पर 3 लोग होते हैं, एक बड़े से मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले बंदे पर लड़की बैठकर वो भाई क्या बजा रही है भाई। अब आप लोग बताए इंस्ट्रूमेंट का नाम, खैर जो भी बजा रही है आप लोग तो बता ही दोगे। लेकिन इस एक्सप्रेशन को देखकर डाउजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और कहने लगती है कि चैन सीमिंग, भाई मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जिंग नेशन के लोगों को ग्रीट करोगे, तो तुम आखिरकार अकेले क्यों वापस आ गए। तो बंदा उससे कहने लगता है कि जैसा कि आपने मुझे ऑर्डर दिया था डाओस्ट जाओजियो, मुझे आपके ऑर्डर को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं उसको डिसऑबे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिस बंदे को आपने मुझसे लाने के लिए कहा था मैं उसे लेकर आ चुका हूँ। लेकिन वो देखकर दोनों के मुंह फटा फटा रहता शौक के मारे। वो बताता है कि सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं इस बंदे का हेड ही आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, यानी कि सर क्या ये काफी नहीं होगा तुम्हारे लिए। अब सभी के सभी लोग इस बात को लेकर सोच रहे होते हैं कि ये सब क्या कर दिया इसने कांड, लेकिन ये बंदा तो फुल कॉन्फिडेंस में होता है और उस सर को फेंक देता है उनकी तरफ। जब हमारा एमसी पहली बार किसी का सर कटा हुआ इस तरीके से देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है। इसकी एक्सप्रेशन, अब वो उल्टियां करना बेचारा चालू कर देता है हमारा एमसी। लेकिन दूसरी तरफ डायोजू उसके पास आते उससे कहने लगते कि चैन सैमिंग, मैंने तुमसे कहा था कि जो जिंग नेशन के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि वो इंपीरियल ड्रैगन पावर को सीज कर सके, यूज कर सके। क्या तुम इस तरीके से उससे मिलने के लिए जाओगे। ये बात सुनने के बाद चैन सैमिंग वहां पर मुस्कुराता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझे इस बात के लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकती हो। ऐसी बात नहीं है कि इससे मेरी कुछ लेना देना है और ना ही मेरा कुछ गलती है इसमें मेरा क्या हुआ अगर ये इतना ज्यादा कमजोर निकला था। किसने सोचा था कि ये एक ही झटके में मर जाएगा। ये बात सुनकर जर्जू उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा डिससेटिस्फाई हो मुझसे, लेकिन इसलिए तुम डिससेटिस्फाई हो कि तुम यहाँ की टॉप पोजीशन को हासिल करना चाहते हो। लेकिन अगर तुम परेशानियां इस तरीके से खड़ी करते रहे सभी के लिए तो ये कुछ ज्यादा ही हस्ती नहीं हो गया, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन हमारा एमसी इनको लड़ते हुए देखता है तो काफी खुश होता है और क्या लगता है हो। तो जो पैलेस के जो लोग हैं और यहाँ के जो लोग हैं, दोनों के बीच में स्ट्रगल तो चलता ही रहता है और मुझे ये चीज देखना काफी ज्यादा पसंद आई। लेकिन चेन सेमिंग वहां पर अजीब से एक्सप्रेशन बनाता है, उससे क्या लगता है कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो, मैं तो वाकई में बहुत ज्यादा ट्रूली लॉयल हूँ डाओस्ट डाओजुओ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो डाओस्ट डाओजू है वो ओवरथ्रो करना चाहते हैं पूरे के पूरे क्वाइन डायनेस्टी को और केओस को खत्म करना चाहती है, लेकिन खुद एम्पर नहीं बनना चाहती है। इसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं यानी कि हम लोग यहाँ पर पूरे के पूरे वर्ल्ड को इसके लिए यानी कि डाओस्ट डाओजू के लिए इकट्ठा करने के लिए तैयार है। क्या ये हमारे लिए टफ नहीं रहेगा। और बात करें इस चू सीदाओ के बारे में तो जो कि ग्रांड प्रिंस है जिंग नेशन का, इसे जियांगनान का नंबर 1 जनरल नाम से भी जाना जाता है और ये अनस्टॉपेबल वेव बटालियन को भी लीड करता है। और यहाँ पर ये ड्रैगन पावर को सीज करने के लिए आया था जिंग नेशन के बदले में, लेकिन कंप्लीटली वेप्ड आउट हो चुका था सिर्फ और सिर्फ एक फाइंड जो कि ग्रासलैंड से आया हुआ है। ये सुनकर एमसी कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है कि ग्रासलैंड से कौन है बे। और तभी वहां पर जो लड़की उसके ऊपर बैठी होती है वो मुस्कुराती है और उससे कहने लगती है कि वे सभी के सभी लोग जो लोग थे वो मेरे गर्ल आया के द्वारा लिए गए थे और इसके द्वारा निपटा दिए जा चुके हैं। और तभी इसके बारे में थोड़ा बताया जाता है। ये
आईना है जो कि हॉली मेडन है नॉर्दर्न मेंग ग्रासलैंड की, और जिस बंदे पर ये बैठी हुई होती है ये हेया है जो कि स्लेव है इस नॉर्दर्न मेंग ग्रासलैंड का, और वो भी हॉली मेडन का पर्सनल स्लेव, जहाँ पर वो उससे कह रही होती कि वे बस इंक्रेडिबली कमजोर थे और कुछ भी नहीं। जब सभी लोग हॉली मेडन को देखते हैं तो कहने लगते हैं कि मैंने सब कुछ इसके बारे में सुन लिया है। जो सो कॉल्ड हॉली मेडन है नॉर्दर्न मेंग की, वो क्लेम करती है कि वो उसके पास एक ऐसी पावर है जो कि पूरे की पूरे ग्रासलैंड के डीमंस को कनेक्ट करती है, लेकिन ये लोग कुछ और नहीं बल्कि कुछ नॉर्दर्न बार्बियंस कुत्ते हैं, कुत्ते। और इनकी हिम्मत कैसी होगी सेंट्रल प्लेन के लोगों को इस तरीके से मारने की, और ये ड्रैगन पावर को हासिल करने के लिए हमसे चुराने के लिए आए हुए हैं। ये ओवर एस्टिमेट करने में लगी है खुद को और कुछ भी नहीं। जिसको देखकर हॉली मेडन को थोड़ी सी गुस्सा तो आती है और मन से कहने लगती कि ओह, तो तुम हमको बारबेरियन कुत्ता कह रहे हो? अच्छा, तो तुम हमारे बारे में बात कर रहे हो क्या? और बात पर है, अगर हम आज तरीके से कंपेयर करें बात करें सेंट्रल प्लेस की प्रॉस्पेरिटी को, लेकिन कंपैरिजन में यहाँ की जो सिचुएशन है हमसे भी ज्यादा खराब है। ये सुनने के बाद उन सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। तो हॉली मेडन उससे कहने लगती है कि मुझे पता है, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, जबकि सेंट्रल प्लेन्स के जो लोग इतने पावरफुल है और यहाँ पर अपनी जिंदगी अच्छी से हंसी खुशी से जीने में लगे हुए हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो आखिरकार तुम अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर रिबेल क्यों करने में लगे हो? वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारा जो कॉस्प्ले करना रिबेल्स की तरह काफी ज्यादा पसंद है। ये बात सुनकर सभी को गुस्सा आती है और वो कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम बकवास करना बंद करो, तुम्हारी जो बुलशिट है वो अब और नहीं करोगे तुम। लेकिन तभी हॉली मेडन अपनी पावर का यूज करती है और कहने लगती है कि मैं साउथ की तरफ जाने में लगी हूँ ताकि मैं ड्रैगन पावर को सीज कर सकूं और इस पूरे की डिवीजन और केओस को खत्म कर सकूं और पूरे वर्ल्ड को मैं यूनिफाई कर दूंगी। भाई जिसे देखो वो यहाँ पर अपना भाई यूनिफाई करना चाहता है पूरे वर्ल्ड को, जिसे देखो भाई वो पावरफुल बनना चाहता है। और कहती है कि अगर किसी कोई भी यहाँ पर मुझे ज्वाइन करना चाहता है इस यूनिफाई करने के लिए, वर्ल्ड को एक साथ इकट्ठा करने के लिए, तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी जो एनसेंटमेंट होता है जो कि इसकी हॉली मेडन की पावर है वो सब पर काम कर जाती है, यहाँ तक कि डाओजू भी इसके छूट नहीं पाती इस पावर से और कहने लगती है अपने अपने सपना देखने लगती है किस तरीके से इस केओस को एंड किया जाए। और ली तियानी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और यही सोच लगता है कि किस तरीके से अपनी लेजी छोड़ी जाए स्ट्रीम में। अब जब सभी के सभी लोग इसके कंट्रोल में आ जाते हैं हमारे एमसी को छोड़कर, तो वो कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, कि रियली में स्पीचलेस है क्या सभी के सभी लोग, या फिर उन्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा है? यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये लड़की कुछ ना कुछ तो कांड करने में लगी हुई है। आखिरकार जो सिस्टम है उस पर मैं इसके एट्रीब्यूट पैनल्स को क्यों नहीं देख पा रहा, जहाँ पर वो हॉली मेडन अपनी पावर को यूज करते हैं उन सभी को रोकती है और उनसे कहने लगती है लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर तुम वाकई में ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें टेस्ट को पास करना पड़ेगा और हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलाइट्स को एक्सेप्ट करते हैं और ट्रेस को कभी भी एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करते। जब ये लाइन कहता है तो हॉली मेडन कभी शौक में हो जाती है क्योंकि हमारे एमसी ने कुछ ऐसा कह दिया है जो कि हॉली मेडन भी समझ नहीं पा रही होती और कह रही होती है कि आखिरकार इस बंदे को इस लाइन के बारे में मैं कैसे पता। तो हमारा एमसी भी शौक होता है कि लगता है कि अरे शिट, ये लाइन मुझे लिए काफी ज्यादा फेमिलियर थी, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे इसका रिप्लाई दे दिया। और इस बात से ये साबित होता है कि हमारा एमसी जिस वर्ल्ड से आया है ये उसी वर्ल्ड से तो नहीं है कहीं हॉली मेडन, कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार ये ऐसी बातों के बारे में कैसे जानती है? जब ये ट्रैश वाली बात करता कि कचड़ों को एक्सेप्ट नहीं करते तो उन्हें गुस्सा आती है और कहने लगते कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम कहना चाहते हो कि हम सभी के सभी लोग कचड़े हैं? तो एमसी उन सभी से कहने लगता है कि इसमें मेरी गलती क्या है, ये जो कहना चाहती थी मैंने तो बस उसकी मदद की थी वो चीज कहने के लिए। ये देखकर उस बंदे को गुस्सा आती है और वो कहने लगता है कि तुम हम सभी को बस एक कचरा समझती हो। तो हॉली मेडन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करने में लगी हुई है, मैं यहाँ पर इतने भी लोग खड़े हुए हैं उन सभी के बारे में बात कर रही हूँ, सभी के सभी लोग कचड़े हैं सालों। और जब ये बात सुनते हैं तो उनके इतने आगू बुला हो जाते हैं कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उससे कहने लगते कि तेरी हिम्मत कैसी हम सभी को कचड़ा कहने की, तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। और सभी लोग अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं और चिल्लाते हुए वो कहने लगती है अपने उस स्लेव से कि जाओ और मेरी मदद करो उन सभी को निपटाने के लिए। उनका स्लेव काफी गुस्से में आ जाता है और सभी को एक एक करके धड़ाधड़ मारना चालू कर देते। सभी लोग इस बात से अनजान होते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल बंदा है और किसी मैड जानवर की तरह, मॉन्स्टर की तरह उन सभी पर कूद पड़ते और एक एक करके सभी लोग मरना चालू हो जाते हैं और कोई भी समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रखी होती है। एमसी की और एमसी की टीम पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है। एमसी अभी को बचाने के लिए लेकर जाता है अपनी पूरी टीम को और कहने लगता है कि एक जो वाइस मैन है, जो स्मार्ट बंदा है, वो जानता है कि कब यहाँ से रिट्रीट किया जाता है, अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन हॉली मेडन नोटिस कर लेती है कि हमारे एमसी की टीम तो बची गई, तो वो तुरंत आया को ऑर्डर देने लगती है कि जाओ और उस सभी को भी पकड़ लो और खासकर उस बंदे यानी कि इस मैन को तो प्रायोरिटाइज करना पकड़ने के लिए। जब एमसी देखता है कि लड़की उस पर फोकस करने में लगी हुई है तो वो काफी शॉक होता है, कहने लगता है कि डैमेज ये क्रेजी वुमन कहीं थी, इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ ऐसा करने के लिए? मैंने बस तुम्हारे वर्ड को कॉपी किया था, आई मीन पूरा किया था, और तुम यहाँ पर मुझे इस तरीके से मारने के बारे में सोचने में लगी हुई हो, तुम तो काफी ज्यादा पेटी हो भाई। यहाँ पर हॉली मेडन मन में सोचते हुए कह रही होती है कि तुम अनएक्सपेक्टेड, पता नहीं क्यों बट मेरी एबिलिटीज तुम पर काम नहीं करने में लगी हुई है और इसलिए जो इससे पता चलता है कि मेरी स्टोरी की जो लीडिंग कैरेक्टर है तुम डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मिड गेम बॉस हो। भाई जिसकी जिस तरीके से बातें कर रही है उस बात से तो पता चलता है कि ये भी दूसरी दुनिया से आई हुई है। आपको क्या लगता है? गैस करिए और कमेंट करना।
यहाँ पर उसका जो आया स्लेव होता है वो सभी लोगों को एक एक करके फोड़ना चालू कर देता है। लेकिन जब ऐसा होता है तो यहाँ पर आशा बीच में आती है और उस अटैक को एक ही झटके में रोक लेती है और अपनी एस्केप टेक्निक का यूज करती है। लेकिन तभी वहां पर इस डाओजू को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपनी पावर पर कंट्रोल खो देती है और वो एक ही झटके में एक ही किक में उस कुत्ते को यानी कि उस स्लेव को जमीन पर घुसेड़ देती है और काफी गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है कि हमारी यानी कि मेरी होंगजा आर्मी की टेरिटरी में, हमारे इलाके में तुमने अपनी इच्छा अनुसार दूसरों को मारने की कोशिश की। ये मेरे लिए काफी ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है, मैं इसे बिल्कुल भी हजम नहीं कर पाऊंगी, खासकर एक जाओजू होते हुए। जहाँ पर वो हॉली मेडन उससे कहने लगती है कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, हम लोग दुश्मन नहीं है, हमारे खुद का एक कॉमन गोल है। और वो अपनी पावर्स का यूज करने लगती है कि हमारे क्वीन डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करना। और इस तरीके की पावर को लेकर हमारा एमसी भी कंफ्यूज होता है क्योंकि इसका भी सपना तो क्वीन डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने का है। तो इसका जो स्पेल है इस पर काम करने के लिए बढ़ पड़ता है और बार बार यही बात इको होने लगती है उसके दिमाग में, जिससे कि इसका सर दर्द के मारे फटता है और कहने लगता है कि मेरा सर, अयो ये बहुत दुख रहा है रे मैयो। ये जो वॉइस है वो इको होने में लगी है मेरे दिमाग में। क्या ये इस वुमन की एबिलिटी है? और इसकी बातों में तो डाओजू भी पुत्र से फंस जाती है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें क्वीन डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। और इसकी जो एक्सप्रेशन होती है हॉली मेडन की, वो काफी ज्यादा डेविल स्माइल्स होती है क्योंकि डाओजू पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती है कि सबसे पहले तो हमें क्वाइन एम्परर को डिस्ट्रॉय करना है और नेक्स्ट टारगेट इसका बन जाता है हमारा ली तियान्योन। इसको देखकर वो हॉली मेडन काफी खुश होती है और उससे कहने लगती है कि यहाँ पर एक बोनस सरप्राइज भी हमारे लिए, जो फॉर्मन क्वाइन एम्परर है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमारे एमसी पर इसकी एबिलिटी का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। और मन ही मन में कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तो जो हॉली मेडन की जो एबिलिटी है वो किस तरीके से काम करती है। आखिरकार सभी के मन में खुद का ऑब्सेशन मौजूद है, वो उन्हीं के ऑब्सेशन का इस्तेमाल करती है। और ये जो वुमन की एबिलिटी है वो एम्पलीफाई कर देती है लोगों के दिल के अंदर जो इच्छाएं भरी पड़ी है उस इच्छाओं को, और अपनी वर्बल बातों से मैनिपुलेट करती है। और इस तरीके से वो किसी को भी अपने पपेट में कंट्रोल कर कर उन्हें यूज कर सकती है, उनके ऑब्सेशन का इस्तेमाल कर कर। वो कह रही होती है कि क्वीन डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दो, एम्परर क्वीन को मार दो। डाजू अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और एम्परर क्वीन को मारने के लिए आगे बढ़ पड़ती है, लेकिन एम्परर एमसी अपने आप पर कंट्रोल करता है और मनी मन में कह रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी इसकी एबिलिटी को देख लिया है, लेकिन अब मैं सिस्टम को यूज कर पता लगा सकता हूँ और मैंने देख लिया है कि इसके क्या फ्लोज है और किस तरीके से रोका जा सकता है इसको। तभी हमारा एमसी डाओजू को रोकता है और उससे कहने लगता है कि वू डोंगजुआन, तुम इस बात शायद भूल रही हो कि ये अब से कोई भी क्वाइन एम्परर नहीं रहा है, ये पहले हुआ करता था, और अगर तुम इसे डिस्ट्रॉय कर भी देती है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी की पूरी क्वाइन डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहोगी। ये बात सुनती है तो वो उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वो वहीं पर रुक जाती है। इस तरीके से हमारा एमसी इसको रोकने में कामयाब रहता है, और जबकि इसकी जो एबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ वर्बल मैनिपुलेशन पर काम करती है, तो इसके जो रोकने का तरीका है उससे पता चलता है कि मुझे इसके लॉजिक को एक्सपोज करना होगा इसके फ्लोज को यूज करके, फिर बिना किसी परेशानी की इसके स्पेल को ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही सामने कुछ देखता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि जो हॉली मेडन है वो और भी काफी तक गुस्से में आ जाती है और गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती और कहने लगती है कि वो डुआ जो, अगर तुमने डिस्ट्रॉय नहीं किया क्वीन डायनेस्टी को तो तुम्हारा जो लाइफ लॉन्ग गोल नहीं है क्या, तुम्हारी हमेशा से इच्छा नहीं रही है क्या, अब की जो टारगेट है वो तुम्हारे बिल्कुल सामने है, बिल्कुल आंखों के सामने, अब तुम यहाँ पर हेजिटेट करने वाली हो क्यों? तुम्हें बदला लेना चाहिए, तुम्हें अपना बदला अभी लेना चाहिए, और उसे किल करने के लिए मजबूर करने लगती है। हमारा एमसी किसी तरीके से अपने दिमाग पर कंट्रोल करता है, लेकिन डाजू अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती और बदला लेने के लिए उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ती है। हमारा एमसी अपने आप को बचाने के लिए दूसरी तरफ कूदता है और कह रहा होता है मन में सोचते सोचते कि तुम वाकई में अपने फोर्स का इस्तेमाल करने वाली हो ताकि तुम मिरेकल कर सको और ब्रूट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करोगे। भाई ये तो काफी पावरफुल निकली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी जो एबिलिटी है उसके भी कुछ फ्लॉज हैं और उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और क्या लगता है वू डोंगजुआन, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वाकई में सेटिस्फाई होगी अगर तू क्वाइन मारा जाता है तो? क्या तुम्हारी जो रियल इच्छा है वो वाकई में क्वाइन डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने की है, यहाँ पर पूरे पूरे सेंट्रल प्लेन्स को शांति बड़े लैंड से बदलने की है? इसको देखकर उसके जो इमोशंस है वो थोड़ी तरीके से बदल जाते हैं और कह रही होती है कि पीसफुल लैंड चाहिए मुझे मारा कुट्टी नहीं चाहिए, बल्कि मैं सबको शांति बड़ी चाहिए। देखकर वो जब उस आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है दूजू, तो वो हॉली मेडन भी कंफ्यूज होती है और कहने लगती है कि वू डोंगजुआन आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही हो? तो एमसी उसे एक्सप्लेन करते उससे कहने लगता है कि जो ऑब्जेक्शन है हर पर्सन के दिल में अलग अलग होता है। ये काफी रियली रेयर बात है कि एक ही ऑब्जेक्शन हो किसी के मन में, लेकिन बात करें वू डोंगजुआन के बारे में एग्जांपल के तौर पर, भले में क्वाइन डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करना चाहती है जिसका ऑब्जेक्शन है, लेकिन जो उसका जो इससे भी बड़ा ग्रेटर ऑब्जेक्शन है वो कुछ और नहीं बल्कि में पीसफुल एरा क्रिएट करने के लिए, और तुम्हारी जो एबिलिटी है वो चूज नहीं कर सकती कि कौन से ऑब्जेक्शन को एम्पलीफाई करे। तो इसकी जो खुद की जो डिजायर है जो कि पीसफुल वर्ल्ड बनाना चाहती थी वो और भी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आती है हॉली मेडन को और कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, मेरे बारे में और वू डोंगजुआन के बारे में? तभी वो थोड़े से एक्सप्रेशन मारता है और तुरंत उसकी तरफ
देखती हो चिल्लाते उससे क्या लगता है कि वू डोंग जुआन, अगर तुम वाकई में इस वुमन के कंट्रोल में फंस जाती हो तो तुम कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। जो नॉर्दर्न बारबेरियंस है वो तुम पर अटैक कर देंगे और पूरे के पूरे सेंट्रल प्लेन्स को केओस में और डिस्ट्रक्शन में बदल देंगे। अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार कौन बचा है कौन सभी के सभी लोगों को। तो एमसी इस मौके का फायदा उठाते हुए कहने लगता है कि जब दो ऑब्जेक्शन को एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करती है तो एक का जो हार्ट होता है वो अपनी ऑब्जेक्शन से छूट नहीं सकता और सिर्फ इन दोनों के बीच में एक ही ऑप्शन बचता है जब दो चीजें आपस में भिड़ जाती है किसी के दिमाग में। अगर सिस्टम उसे नहीं झेल पाता तो सिस्टम सीधे सीधे क्रैश हो जाता है, यानी कि दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। और जब इसके दिमाग के फ्यूज उड़ते हैं तो इसकी एक्सप्रेशन देखने लायक होती है, जिसको देखकर ये लड़की पूरी तरह से शॉक होती है और उससे कहने लगती है कि ये क्या हो गया। और दाऊजू वहीं पर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका सिस्टम यानी कि दिमाग के फ्यूज उड़ चुके हैं। और जब ऐसा होता है तो उसकी नाक से खून बहने लगता है। हमारा एमसी आकर तुरंत उसे पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे डिबेट करने में लगी हुई हो। मैं कोई और नहीं बल्कि मैं पूरे के पूरे फोरम्स पर डोमिनेट करता था और डिस्कशन में पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पर सबसे टॉप नंबर पर आता था। मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। मुझे गॉड ऑफ डिस्कशन कहा जाता था उस मेरे ओरिजिनल वर्ल्ड में। और तुम्हें क्या लगा, तुमने क्या सोच रखा था कि तुम मुझसे कैसे जीत जाओगे। और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ शांति और सन्नाटा छा जाता है। लेकिन तभी वो अपनी पावर का यूज करती है अपने स्लेव को जगाने के लिए और कहने लगती है कि तुम जाते हो कि एज अ क्वाइन एम्पर के फॉर्मर एम्पर, आई मीन क्वाइन डायनेस्टी के फॉर्मर एम्पर, मैं तुम्हारी जिंदगी को यहाँ पर बख्श दूंगी अभी के लिए, लेकिन साउथ की तरफ सेंट्रल प्लेन्स में हम जल्दी आने वाले हैं तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम जिंदा रहो किसी पावन की तरह यूज करने के लिए। और बात करें तुम्हारे बारे में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्या, लेकिन आज मैं तुम्हें तुरंत मारने वाली। आज तो तुम जिंदा नहीं बचने वाले मेरे हाथों से। भले ही मैं वू डोंग जुआन को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ लेकिन उसे टेम्पररी मैंने डिसेबल कर दिया है क्योंकि उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट है दो ऑब्सेशन के बीच में जिससे कि इसका सिस्टम क्रैश हो चुका है और बिना उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ के यूज किए हुए जो आया की पावर का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और अब मुझे इसको मारने से कोई भी यहाँ पर नहीं रोक पाएगा। लेकिन जियाओ और आशा उसके सामने होती है लड़ने के लिए। हॉली मैदन काफी खुश हो रही होती है कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक तीर से दो शिकार कर दिए हैं और बिना किसी परेशानी के कहने लगती है कि मैं तुम्हें ऐसे मार दूंगी जैसे कि मैं अपनी पॉकेट में कुछ चीज रखी हुई है। तभी उसका स्लेव उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ पड़ता है फुल पावर में, जिसको देखकर हमारा एमसी की फट जाती है इतनी डर के मार क्योंकि वो उन दोनों को इग्नोर मारते हुए एमसी की तरफ बढ़। लेकिन हमारा एमसी काफी घबराया हुआ। तभी जियाओ आगे आती है और अपनी स्वॉर्ड को उसके हाथों में घुसेड़ देती है ताकि वो उसे बचा सके, लेकिन वो स्लेव दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देता। तभी बारी आती है आशा की जो कि तलिस्मान टेक्निक का यूज करती है और उस टेक्निक का यूज कर वहीं पर एक छोटा सा ब्लास्ट कर देती है जिससे कि वो दूर गिरता है, जिसको देखकर हॉली मैदन में पूरी तरीके से शॉक और कंफ्यूज होती है, समझ नहीं पा रही होती कि ये सब क्या चल रहा है। और कहती है अबे तेरी अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों के दोनों लड़कियां कौन है। तभी आशा कहती है कि हमारे पास बढ़िया मौका आ चुका है, लेकिन जियाओ कहती है कि जरा एक मिनट रुको, हम कभी भी अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकते, अभी फाइट ये ओवर नहीं हुई है। तभी सिस्टम क्रैश होने लगता है और नोटिफिकेशन आने लगता है कि सील रिलीज हो चुकी है, बीस्टिफिकेशन अप हो चुका है और तुम्हारी रेंज इंक्रीज हो चुका है। वार्निंग वार्निंग वार्निंग, यहाँ की जो ब्लैक फिंग नियरिंग बीस्टिफिकेशन है क्रिटिकल लेवल पर पहुंच चुकी है, सप्रेस कर सका है बीस्टिफिकेशन को। भाई साहब इसके पास भी सिस्टम है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सिस्टम है इस लड़की के पास। अगर ये वाकई में दूसरी वर्ल्ड से आई है जो नोटिफिकेशन वो किसको एमसी को आ रहा है या इस लड़की को आ रहे हैं, खैर वो सब तो एक अलग बात है। लेकिन इसकी जो बीस्टिफिकेशन मोड है वो ऑन हो जाता है और ये लड़की पूरी तरीके से काफी ज्यादा पावरफुल महसूस करने लगती है क्योंकि उसका जो स्लेव है वो एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर में बदल जाता है और बीस्टिफिकेशन में एक भाई बुल्फ बन जाता है, भाई बुल्फ, जिसको देखकर ये लड़की यानी कि हॉली मैदन काफी खुश होती है और उससे कहने लगती है कि अब सिचुएशन काफी मजेदार होती जा रही है। जिसे देखने के बाद जियाओ और आशा पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पा रहे होते कि अब हम क्या करें। ये ऑलरेडी पता नहीं क्यों और कैसे लेकिन एक कुत्ते में बदल चुका है। आसपास के जो लोग होते हैं वो इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और घबराने लगते हैं और समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार अब करना क्या चाहिए। तभी वे उसकी बुल्फ की स्पीड काफी ज्यादा होती है और वह एक ही झटके में उन सभी पर अटैक करना चालू कर देता है और एक ही बार में आशा को दूर फेंक देता है, वो भी एक में। जियाओ समझ भी नहीं पा रही होती कि आखिरकार ये अभी भी क्या हो, आखिरकार इसकी जो स्पीड है वो तेज कैसे हो सकती है। पूरी तरीके से कंफ्यूज वुल्फ अभी भी अटैक करने में लगा हुआ है, लेकिन जियाओ भी कहाँ हार मानने वाली, वो भी आगे बढ़ती है उसके अटैक को रोकने के लिए। हॉली मैदन जब फाइट करती है देखती है तो उससे कहने लगती है कि जो ब्लैक फैंग है वो ऑलरेडी उसे विल्ड वुल्फ के द्वारा बच्चे के तौर पर पैदा की, आई मीन बचपन से पाला गया है और इसकी जो एक ब्लड थर्स्टी और वॉलेंट नेचर के साथ पला बड़ा है और ऑनली ऑल सिर्फ मेरे कंट्रोल में आकर ही बर्सर्कर मोड को अवॉइड कर सकता है। लेकिन अंत में आकर तुमने इस सील को ऑलरेडी तोड़ दिया जिससे कि इसकी जो विक्सीज साइड है जो कि ब्लाइंड फोल्ड करके रखी गई थी वो बाहर निकल चुकी है। अब तुम्हें इसका अंदाजा पता चलेगा कि इसके साथ क्या होगा। जियाओ को काफी देर चोट लगती है इस फाइट के दौरान और काफी घबराई भी होती है और कह देते हैं सब को रिडिकुलस है, आखिरकार ये जो बंदा है एक मैड डॉग कैसे बन सकता है। ये तो वाकई में काफी ज्यादा परेशानी वाली बात है। ये कुत्ता
तभी मुंह फाड़कर सीधे हमारे जियाओ को काट देता है। लेकिन उसकी नजर तभी जाती है आशा पर, तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है, तो वो सीधे जाकर आशा की तरफ उस सबसे पहले तो जियाओ को फेंक देता है। और समझ नहीं पा रहे होते कि क्या चल रहा है, और कह रही होती है कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर है पहले के मुकाबले में, और इतना स्ट्रॉन्ग, अब हम क्या करें। और सभी लोगों को वो एक एक कर पीटना चालू कर देता है। तभी एमसी आकर उनकी चिंता करता है, पूछता है कि क्या तुम ठीक, तो वो कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं और क्लोज मत आना। एमसी कंफ्यूज होता है, समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन जियाओ के दिमाग की थोड़ा सोचती है और थोड़ा जोर डालती है और कहने लगती है कि जो बीच की स्ट्रेंथ है और स्पीड है वो हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ हाई थ्रोइंग तलिस्मान का यूज कर सकती हूँ, जो कि आशा थ्रो करने में लगी थी, यूज करने में लगी। लेकिन अब जबकि जो आशा है पूरी तरीके से बेहोश पड़ चुकी है, तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे याद आता है कि इससे पहले मुझे यहाँ तक याद आया है कि जब मुझे उस लाइटिंग से स्ट्रक किया गया था वू दोंगजुआन के द्वारा लाइटनिंग से, अब मुझे इस कुत्ते के द्वारा पीटा जा रहा है। क्या मैं वाकई में यहाँ पर मरने वाली हूँ। प्रिंस तूसे के बारे में तभी वो थोड़ा सोचती है और कह रही होती है कि लगता है कि आज मैं यहाँ पर पक्का मारे जाऊंगी। लेकिन तभी वो कुत्ता कुछ अजीब सा नोटिस करता है कि उसके सामने कुछ 4 लोग आ जाते हैं। ये वही 4 लोग हैं, आई मीन 4-5 लोग हैं जो कि गुंडे बनकर यहाँ पर लीडर बनकर आए थे उस फाइट करने के लिए। उनमें से जो शाओलिन का मॉन्क होता है वो उससे कहने लगता है, ओ मेन जो कैंप है वो स्टार्ट हो चुका है और तुम यहाँ पर इस कुत्ते को इस तरीके से तबाही करने में छोड़ दिया है भाई। अगर सिचुएशन इस तरीके से चलती रही तो हमारे जो 5 सेक्ट लीडर्स हैं वो अपने फेस को लॉस कर दे। अब समय आ चुका है इसको खत्म करने का, और जो तुम्हारी जो मीनिंगलेस फार्स है अब उसे बंद कर दो। चलो सबसे पहले तो हम इस बीस्ट को टेक डाउन करते हैं और हम वार्म अप भी हो जाएगा हमारा। और सभी के सभी लोग इस बात को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। हमारा एमसी भी क्या लगता है कि जो रिबेल लीडर्स है वो फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं, अब हम जहाँ पर पक्का बच जाएंगे। और जैसे ही वो पांचों के पांचों लीडर्स पर अटैक करने के लिए कूदता है तो वो डॉगी सिर्फ और सिर्फ एक अटैक का इस्तेमाल करता है और उठाकर उन सभी को बहुत दूर जाकर फेंक देता है, और वो वहीं पर हार जाते हैं और सभी शॉक होते हैं और इन सभी की आत्माएं स्वाहा हो जाती हैं। इसको देखकर वो जोर जोर से हंसने लगती है ओली मैडन, और क्या लगती है भाई साहब ये सबसे जाके पावरफुल फोर्सेस है और तुम इन पर डिपेंड करने में लगे हुए थे। इसको देखकर जियाओ चिल्लाती है और उससे क्या लगती है कि तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो, क्योंकि वो जो डॉगी वो जियाओ की तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए, और वो काफी तो घबराई हुई भी होती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि यहाँ पर जो आशा है वो बेहोश पड़ी हुई है। वो सबसे पहले तो उसे उठाती है और उठाकर सीधे एमसी की तरफ फेंक देती है और चिल्लाकर सीधे हमारे एमसी से कहने लगती है कि जल्द से जल्द इस वुमन को किस करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें किस करना होगा, क्योंकि इसे भी पता चल चुका है कि एक बार कोई मेल अगर आशा को कर देता है किस, और ऐसा होते ही जो जुआगा शाह है यानी कि हमारी आशा है वो पूरी तरीके से ब्रेकडाउन में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। और वो जबरदस्ती भाई हमारा एमसी जब किस नहीं कर रहा था तो सीधे भाई जिया पकड़ती है उसके मुंह को और थोबड़े को सीधे आशा के मुंह में घुसेड़ देती है। अब हमारा एमसी ने जबरदस्ती उसे किस कर दिया है, जिससे कि जो आशा का जो ब्रेकडाउन मोड है वो ऑन हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश होना चालू हो जाती है। और उसी के बाद जो जियाओ है वो अपने हाथ को अपने चेस्ट पर रख लेती है, समझ गए ना, अपने हाथ को चेस्ट पर रख लेती है और बताया जाता है कि एक बार जो आशा है अगर वो किसी को इसे टच कर देता है और उसके मैन अगर किसी दूसरे लड़की को टच करता है तो वो सीधे सीधे जाकर उसे मॉर्टल एनिमी समझ लेती है। हमारा एमसी भी काफी शौक होता है इसको देखकर, भाई साहब ये क्या चल रहा है, उसने भाई जबरदस्ती पहले किस करा दिया और सीधे हाथ टच करवा रही है कहीं भी इधर उधर। और जब ऐसा होता है तो इस मोड के बारे में तो पता ही होगा कि आशा का यहाँ पर डेविल मोड एक्टिवेट हो चुका है और आशा की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चारों तरफ बजने लगती है और उसकी जो पावर लेवल होती है वो मैक्स आउट हो जाती है, भाई 100 लेवल भी क्रॉस कर जाती थी, पावरफुल बन जाती है। और वो गुस्से में खड़ी होती है और उससे कहने लगती है किसकी इतनी हिम्मत आ चुकी है, कौन इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि मेरे मैन को स्टील कर सके, वो भी मेरे सामने से चुरा सके। जिसको देखकर जियाओ भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है, लाल पड़ी होती है कि इसने ऐसे काम ही किए। तभी वो भागते हुए तुरंत वहां से भगती है क्योंकि वो ये जानती है आशा यहाँ पर सबसे पावरफुल अटैक करने वाली है और वो अपने मुंह से ड्रैगन फायर की तरह इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ती है और जियाओ उससे बचने के लिए सीधे जा उस वुल्फ की डायरेक्शन में चली जाती है और उधर से डॉज कर देती है उस अटैक को। जब वुल्फ उतने पावरफुल अटैक को आते हुए देख तो वो भी एक पल के लिए पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, जिसको देखकर हॉली मैडन कहती है ब्लैक फैंग अभी तुम्हारे साथ क्या। इस मौके का फायदा उठाते हुए जियाओ सीधे जाकर हॉली मैडन के पीछे जाती है और तुरंत एक ही झटके में उसके सामने खड़ी हो जाती है। यहाँ पर आशा भी गुस्से में और कहने लगती है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे मैन को टच करने की। हॉली मैडन अभी भी कंफ्यूज और वो समझ नहीं पा रही होती कि आखिरकार उसके साथ चल क्या रहा है, क्योंकि जियाओ यहाँ पर इस्तेमाल करने में लगी उसकी सभी के सभी पावर अटैक का उसकी डायरेक्शन को भटकाने के लिए। जब इतना पावरफुल अटैक उसकी तरफ बढ़ने में लगा हुआ होता है डॉगी की तरफ, तो डॉगी अपनी जान बचाने के लिए मास्टर की तरफ बढ़ता है और कहने लगता है कि मास्टर मुझे बचा लो प्लीज। लेकिन वो अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो हॉली मैडन की फट जाती है बुरी तरीके से और उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, सिर्फ ब्लैक फैंग क्या ही रखती है। और तभी वहां पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और जब वो धमाके में धुआं सब कुछ क्लियर होता है तो पता चलता है कि उसकी तो आ फैंगी बच जाती है बुरी तरीके से। और तभी यहाँ पर जिया मौका फायदा उठाती है और उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रख देती है और कहने लगती है कि तुम एक शब्द भी बाहर नहीं निकालोगी, अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हारी टंग को यहीं पर काट दूंगी। अब वो देखती है कि उसका जो स्लेव है इस होली मैडन का उसका तो बैंड बच चुकी है पूरी तरीके से, तो कोई भी ताकत नहीं बचती कहने के अलावा। हमारा एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ और इसका जो रिबेल जो हेड आउट है आई मीन हाइड आउट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जा चुका, जिसको देखकर ये इमोशनली डैमेज होता है हमारा एमसी और वो इतने गुस्से में होता है कि वो हॉली मैडन की तरफ देखते इतनी ज्यादा गुस्से
कि हॉली मैडन भी शॉक हो जाती है और वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है तुम्हारे पास तो यहाँ तक कि सिस्टम पैनल भी नहीं है और तुम डेफिनेटली कोई सम कुछ क्रूसियल भी नहीं है इस डिस्ट्रॉय को करने नेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हॉली मैडन देखती है कि इतना ज्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट उसकी तरफ आ रहा है तो उसकी बुरी तरीके से फट जाती है और वो पता चल जाता है कि अब तो मर जाओगे, मैं तो मरने वाली। तो वो उसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है किसी तरीके से ताकि वो उसे ना मारे। तभी हमारा एमसी उस पर अटैक करता है। उससे क्या लगता है कि अब तुम इस बात के लिए मुझे मत ब्लेम करना कि तुम क्रूसियल पर्सन भी नहीं हो मेरे डिस्ट्रॉय करने के लिए इस नेशन को, लेकिन तुम्हारी जो स्किल्स है वो काफी ज्यादा स्नीकी है और तुम्हारा जो कुत्ता है वो भी मेरे किसी काम का नहीं और तुम एक अनस्टेबल फैक्टर हो मेरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए। वो तो डेफिनेटली हो चुका है। अब जबकि वो मरने वाली होती है हमारे एमसी के स्वॉर्ड के हाथों से, तो इस हॉलीमैन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। तो वो चिल्लाते उससे क्या लगती है मैजिकल गर्ल स्कैमिंग फॉर क्राइंग अ बैक प्राइस। भाई ऐसी लाइंस बोल पड़ती है जो कि क्लासिक लाइंस है डिटेक्टिव कोनन वाली। ये अगर किसी ने एनिमी देखा होता है तो समझ जाओगे। और जैसे हमारा एमसी ये लाइन सुनता है तो वो तुरंत अपने अटैक को बीच में रोक देता है, जिसको देखने के बाद जियाओ कंफ्यूज होता है और बाकी के सब लोग समझ नहीं पा रहे होते कि हिज मैजेस्टी ने इसको मारा क्यों नहीं। जिसको सुनकर वो कहने लगता है कि ये तो एक डायमेंशनल डायनेस्टी है ना। डायमेंशनल डेंसिटी क्या है हे ब्रदर या फिर एक फ्रेंड, तुम मुझे बताओ। हमारा एमसी डायरेक्टली उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने लगता है। जब इस हॉली मैडन की हार पूरी तरीके से हो जाती है तो वो हमारे एमसी के पैरों में जाकर गिर जाती है और उससे कहने लगती है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह एक ट्रांसमिग्रेटर हूँ जो कि इस वर्ल्ड में आ चुकी है। तभी हमारा एमसी सबसे पहले दिया को शांत करते हैं। उससे कहने लगता है कि फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं इस लड़की से कुछ बातें करना चाहता हूँ और पता लगाता हूँ कि आखिरकार यहाँ सब ये सब चल क्या रहा है। अब इससे तो साबित हो चुका है कि जो हॉली मैडन है वो भी ट्रांसमिग्रेटर है और दूसरी वर्ल्ड से आई हुई है। भाई साहब इस वर्ल्ड में तो भाई इस सीरीज में तो दो ट्रांसमिग्रेटर आ चुके हैं। क्या होने वाला है आगे चलकर इन दोनों का देखते हैं। खैर वो पूछता है कि अब मैं पता तो लगाऊं कि ये क्या चाहती है और यहाँ पर दूसरी तरफ डाजू अभी भी बेहोश पड़ी होती है। तो तभी उसकी आंखें एकदम से झटके से खुलती और इधर देखती है तो सिर्फ तबाही मची होती है और कहने लगती है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ। हमारे एमसी को देखकर कहने लगती है कि लिथियान और उसके बगल में खड़ी हुई हॉली मैडन और काफी गुस्से में आती है और कहने लगती है कि तुमने एक्चुअली में मुझे कंट्रोल करने की हिम्मत दिखाई। तो हमारा एमसी उसको देखता है कि जो डाउजी उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है तो एमसी उसे रोक देता है। जिसको देखकर वो काफी कंफ्यूज होती है तो एमसी बताता है कि इसकी जो लाइफ है मेरे लिए यूजफुल है। जिसको देखकर डाउजी काफी गुस्से में आकर चिल्लाती है। उससे क्या लगता है कि तुम वाकई में इस लड़की के ऊपर एक दूसरी रेस की लड़की के ऊपर लक्ष्य दिखाने में लगे हुए हो और तुम इधर ठरकी बन चुकी हो कि तुम इसे भी अपने हारे में शामिल करना चाहते हो। तो एमसी को लगता है कि हमने इसे पकड़ा है तो इसे सिर्फ और सिर्फ हमारे द्वारा ही डील किया जा सकता है। जिसको देखकर अब इसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। अब वो कुछ नहीं कर सकती तो कहने लगते कि ठीक है अब तुमने मेरी एक बार जान बचा ली है तो इसलिए मैं तुम पर एक ओयो करती हूँ, मतलब तुम्हारे पास मेरा कर्ज है ऊपर सर पे। तो एमसी इस बात से काफी खुश होता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात तो क्या तुम मुझे बता सकते कि तुम्हारे पास कोई साउंड प्रूफ रूम है क्या, मैं इससे बातें करना चाहता हूँ। तो वो कहती है जाते जाते बाय बाय करते हो कि ठीक है मैं अभी अरेंजमेंट कर दूंगी। जब एमसी उसे जाते हुए देखता है तो थोड़ा महसूस करता है और कहने लगता है कि कहीं ये जेलस तो महसूस नहीं कर रही। तभी एक अजीब सी गुफा दिखाई जाती है और इस गुफा को देखकर साफ साफ पता चलता है कि इस गुफा कितने सारे टॉर्चर भाई आइटम्स रखे होते हैं, टॉर्चर डिवाइसेस। इसको देखने के बाद इसकी तो फट जाती है हॉली मैडन की कि अब ये क्या करने वाले हैं मेरे साथ। इसकी एक्सप्रेशन देखकर मुझे तो काफी हंसी आती है। एमसी सारे के सारी चीजें देखकर शौक होता है और कहने लगता है जो वू डोंगजियांग को लगता है मुझे देखकर लगता है कि इससे कोई गलतफहमी हो रखी है मेरे साथ। लेकिन खैर सेफ बनने के लिए मुझे अभी भी कंफर्म करना पड़ेगा इसकी आइडेंटिटी के बारे में। और पूछता है कि ऑड नंबर बदलते हैं इवन नंबर्स नहीं बदलते। जहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि जो क्वाड्रेंट है वो सिंबल की तरफ देखो। और यहाँ पर ये कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ लगता है, करेंसी के बारे में पूछ लगता है, हिस्ट्री के बारे में पूछता है, नाम के बारे में पूछता है। अब ये सब तो मैं नहीं बताने वाला, आप लोग रीड कर लेना, ये सब दिखा रहा हूँ मैंने क्रॉस करके। और सारे के सारे जो कुछ एनिमीज होते हैं ओटाकू के जैसे कि आप लोग जानते हो उन सभी का नाम सच बता देती है। जिस बात को सुनकर एमसी संतुष्टि होता है और उसका लगता है कि ओ तो वाकई में हम दोनों ट्रांसमिटर हुए दूसरे वर्ल्ड से। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि हम लोग सेम वर्ल्ड में क्यों आए हैं, सेम वर्ल्ड से आए हुए। क्या तुम मुझे अपने बारे में बता सकते हो कि आखिरकार तुम ट्रांसमिट कैसी हुई यहाँ पर। वो थोड़ा घबराते हो उसे बता लेते कि ये काफी लंबी कहानी है। उस समय पर मौसम बहुत ज्यादा खराब था और मैंने एक पोस्ट की थी उस डोंगुआ पे पूरे क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने पूछा था कि आखिरकार कौन सी डायनेस्टी है यहाँ पर तुम ट्रांसमिग्रेट करना चाहते हो। फिर उसके बाद किसी इडियट ने मुझे जवाब दिया जिसका नाम नाइट एम्परर है। वो उसने फ्लेम करना चालू कर दिया। उसने कहा कि उसने कहा था कि जो मॉडर्न टाइम्स है वो काफी द ग्रेट है। कोई बेवकूफ ही होगा जो कि समय में पीछे जाना चाहता है। और मुझे उसकी जो पागल बड़ा कोई आंसर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो मैंने उससे फाइट करना चालू कर दिया और उस फ्लेमिंग नाइट एम्परर के बदला लेने के लिए फाइट करना चालू कर दी। और जल्दी जल्दी मेरी जो कॉफी थी वो सिस्टम पर जाकर गिर गई और अपना जो मिल्क टी है जो भी उसकी वो उस पर गिरने के बाद जो पावर आउट है वो तरीके से चली गई और मैं उस बात को लेकर काफी ज्यादा शॉक भी थी। और उसी बात अगले मूवमेंट में जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं एक हेल्पलेस बेबी बन चुकी हूँ और ये पूरी की पूरी घटना मेरे साथ हुई थी वो पूरी तरह से बहुत रिडिकुलस है। और जब हमारा एमसी सुनता है कि नाइट एम्परर को जाना बेचना नाम क्यों लग रहा है, अबे तेरी वो इडियट कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। तो भाई वो नाइट एम्परर जो
स्टार्टिंग में अगर देखा होगा किसी ने भी इस स्पीच को, तो समझ गए होंगे कि भाई जो फाइट करने में लगा हुआ था हमारा एमसी से बकवास कर रहा था कि कौन जाना चाहता है डायनेस्टी में वापस, वो कोई और नहीं बल्कि भाई ये दोनों फाइट कर रहे थे। लेकिन हमारा एमसी थोड़ा सोचता है और क्या लगता है कि बात समझ नहीं है कि जो आयना है वो एक्चुअली में ट्रांसमिट हुई थी एक बेबी बॉय बॉडी में, यानी किसी बच्चे की बॉडी में। और उसे पूछ लगता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक रेनकार्नेटर हूँ। तभी वो बताने लगता है कि तुमने मुझसे वो जो रेफरेंस जो लाइंस अभी मेरे से बोली थी ना, तो मैं तुरंत समझ गई थी कि वो लाइंस सिर्फ और सिर्फ कोई एक ट्रांसमीटर बंदा ही जान सकता है। एमसी सोचते हुए क्या लगता है कि वो तो बस मेरी जुबान से ऐसे ही फिसल गया। जहां पर वो बढ़ती है आगे, उससे क्या लगती है कि तुम तो एक फेलो ट्रेवलर हो, तुम मेरे साथ टीम अप क्यों नहीं कर लेते। तो एमसी उससे पूछ लगता है कि टीम अप किस बारे में बात कर रहे हो। तो वो उससे कहने लगता है कि तुम ली त्यानिन हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। लेकिन ये भड़ भी अभी भी नहीं मानती और अपने चार्म टेक्निक का इस्तेमाल करती है कंट्रोल करने के लिए। उससे कहने लगती है कि यहाँ तक कि जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स है वो उस पूरी की पूरी एंशिएंट लाइफ में भी एडजस्ट करना काफी द हार्ड होगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि तुम आखिरकार किस एज के बारे में बता रही हो। मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी अच्छी तरीके से गेमिंग खेलने में, ड्रिंक कोक पीने में और वीडियो गेम्स वगैरह एनिमी देखने में निकाला करता था। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ खाओ, हगो, सो जाओ, फिर खाओ हगो सो जाओ, और भाई कुछ भी करने के लिए नहीं है इस दुनिया में। ये एक टॉर्चर से कम नहीं है भैया। और इसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर काफी खुश होती है और कहने लगती है कि ये रिलैक्स हो चुका है। एक बार इसे पता चल चुका है कि मैं भी एक ट्रांसमिटर हूँ और ये जानता भी नहीं है कि आखिरकार ये मेरे स्किल के कंट्रोल में आ चुका है। मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा और क्वेश्चन बनना पड़ेगा। और उससे पूछते कि बाय द वे एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल्स है जबकि तुम ट्रांसमिट किए हुए। तो वो एमसी बताता है कि अब तुम्हें इसके बारे में कहना भी नहीं, मेरे पास बस एक यूजलेस सिस्टम है जो कि मुझे मिला है। तो हॉलीबेडन कहने लगता है कि जियावली जियावली, ये तुम ट्रांसमिग्रेशन हो, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो वाकई में अच्छा नहीं जा रहा होगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तुम काफी ज्यादा लक्की हो कि तुम मुझसे ज्यादा मिल चुके हो। तुम वाकई में इस बिग सिक्स को चाहते हो कि ये बिग सिक्स तुम्हारी मदद करे। लेकिन हमारे एमसी पर इसकी पावर्स का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा होता, इसे इसका बात का अंदाजा भी नहीं है। तो एमसी कहने लगता है कि तुम अभी भी यहाँ पर बूट लीकिंग नहीं करने में लगी हुई थी, अब तुम यहाँ पर पूरी तरीके से इंचार्ज बनने की कोशिश कर रही हो। तो वो कहने लगते है कि तुम्हारा जो गोल है वो इस डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने का है। बिल्कुल सही कहा ना। तो एमसी पूछने लगता है कि तो क्या हुआ। तो वो पीछे मुड़ती और कहने लगती है कि मुझे पता था तुम वाकई में इस क्वाइन डायनेस्टी को ओवरथ्रो करना चाहते हो और फिर किंग बनना चाहते हो। मैंने सही कहा ना। लेकिन हमारा एमसी तो कुछ और ही चाहता है और कह रहा होता है मनी मन में। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं रियली में ली त्यानियन हूँ। मैं तो बस अपने मिशन को कंप्लीट करना चाहता था, कंप्लीट करना चाहता था और वापस जाना चाहता था। आखिरकार कौन इस ऑफल प्लेस और बेकार से घटिया जगह पर रहना चाहता है। तभी इसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे गुस्सा आती है और वो सोचता है, पता चलता है और क्या लगता है कि एक मिनट रुको, क्या अभी अभी मुझे इसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। ये अपनी पावर का यूज कर रही है। जहां पर वो अपने जूते को आगे बढ़ाती है, आई मीन जूता निकालती है अपने पैरों से और कहने लगती है कि मैं तुम्हें ड्रैगन वीन भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ अगर तुम मेरी बात को सुनते हो तो। कैसा लगा ये तुम्हारे लिए? अगर तुम एग्री करते हो मेरी बात से तो यहाँ तक कि मैं तुम्हें अपने पैरों को भी चाटने की परमिशन दूंगी, अगर तुमने इससे पहले कभी नहीं किया होगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। ओ माय गॉड इस लड़की की हरकतें देख रहे हो, देख रहे हो गाइस हरकत है। मतलब अपने पैर चढ़वाना चाहती है वो हमारे एमसी से। इसे पता भी नहीं है कि वो एक एम्परर है, वो क्या क्या कर चुका है इसका कोई अंदाजा भी है इसको। अब जब अपनी पावर से एमसी को कंट्रोल करने की सोचती है तो एमसी को काफी गुस्सा आती है और इतने गुस्से में आकर तुरंत उसका मुंह पकड़ लेता है और सीधे एक कपड़े से बांध देता ताकि वो एक शब्द भी ना कह पाए। ये देखकर ये कंफ्यूज और समझ नहीं पा रही होती कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। एमसी काफी गुस्से में होता है और कहने लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं किंग बन जाऊं और ड्रैगन बीन हासिल कर लूं। ये चीज वाकई में तुम्हें लगता है कि मैं ये सब चाहता हूँ? जैसे मैं इस वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट हुआ हूँ, सभी के सभी लोग मुझे प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, उनके खुद के आइडियाज मुझ पर थोपने में लगे हुए हैं। ठीक है चलो दूसरे के लिए तो अच्छा है, यहाँ तक कि तुम जो कि एक फेलो ट्रांसमिग्रेटर है जो कि मेरे साथ आई थी दूसरे वर्ल्ड से, और तुम भी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही हो। ये बात सुनकर वो देखकर पूरी तरह से कंफ्यूजन समझ नहीं पा रही हो तो यहाँ पर क्या चल रहा है। एक मिनट रुको, मेरी जो पावर्स हैं वो स्टॉप हो चुकी है, वर्किंग करना, काम करना बंद कर चुकी है। अब तुम मुझसे ये मत करना कि ये सब क्यों भाई, तुम मेरे इतने नजदीक मत आना प्लीज 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 प्लीज। जहाँ पर एमसी गुस्से में आकर उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ कि आखिरकार मेरी इच्छा क्या है। वो काफी तक घबराई हुई लग रही होती है और उस कमरे से बस चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और कुछ भी नहीं। जब सारे के सारे इंटीग्रेशन पूरी होती है तब वो बाहर निकलते हैं तो जो हॉली मेडन है उसके हाथ बंधे पड़े होते हैं और मुंह में कुछ फंसा हुआ है। जहाँ सामने हमारा एमसी देख तो पता चलता है कि उसके सारे के सारे टीम मेंबर्स ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। जब वो देखते हैं कि हॉली मेडन को किस तरीके से बांध कर रखा गया है और इसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन है वो कैसे है, इसको देखकर वो तुरंत समझ जाते हैं कि जैसा कि हमने उम्मीद की थी, ये वाकई में एक बहुत ज्यादा डीबस्ट एंड शेमलेस बंदा है। अब समझ में आया कि आखिरकार जो हम ये एक एम्पर क्यों है। बस इसने अपनी फिजिकल बॉडी का यूज कर बिना किसी परेशानी के वू दोंगजियान और इस ग्रेट डेमोनस को भी सबड्यू कर लिया था और एलिमिनेट कर लिया था दो सबसे बड़े खतरे को जो कि क्वाइन नेशन की तरफ आ रहे थे। भाई इस बंदे की गलतफहमी नेक्स्ट लेवल पर है गाइस, नेक्स्ट लेवल। जब हमारा एमसी से देखता है तो वो समझ जाता है कि ये कुछ ना कुछ तो फिर खिचड़ी पका रहा है या कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोच रहा है और बताता है ओ शिट, ये जो ओल्ड गाय है इसकी जो इमेजिनेशन है फिर से बिल्ड जा चुकी है और बताता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रखी है।
है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको सील कर दिया इसकी पावर्स को ताकि यूज ना कर सके। तो दाऊजी उसके पास आता है, उससे कहने लगती है कि हमें कोई भी यहाँ पर गलतफहमी नहीं हो रखी है, आखिरकार तुम इसे ज्यादा तेज कैसे हो गए, और तुमने तो कल रात को तो हमने पूरी की पूरी नाइट बिता दी थी अपने साथ, लेकिन तुमने तो इसके साथ बस सिर्फ इतनी जल्दी खत्म कर दिया, तुम इतनी ज्यादा फास्ट कैसे निकल गए। जब ये सब चल ही रहा होता है तभी एक बंदा आता है और दाऊजी को बुलाता है और बताता है कि जो रिबेल अलायंस है वो रिग्रुप हो चुकी है, हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं आपके ऑर्डर्स का ताकि हम ड्रैगन क्वीन को सर्च करने के लिए निकल सके। तो वो कहने लगते हैं कि उन्हें यहाँ से जाने दो, एक बार सबको सेटल हो जाएंगी चीजें, मैं पर्सनली चीजों को हैंडल करूंगी, अब समय आ चुका है कि हमें ड्रैगन क्वीन की लोकेशन पर जाना चाहिए। ये सुनकर एमसी पुत्र से कंफ्यूज होता है और काफी शौक। खैर अब वो लोग निकल चुके हैं अपने ड्रैगन क्वीन की सर्च पर। यहाँ पर जो अपनी पावर्स का यूज करती है सर्च करने के लिए, और यहाँ पर जो भी धुंध होती है सबको हटा देती है। तो एमसी कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि वाह, ये जो वुमन है वो काफी ज्यादा ट्रिकी है, मानना पड़ेगा। जो रिबेल्स है वो अपने आप को इस तरीके से छुपा सकते हैं कि तो डेफिनेटली अगर कोई नॉर्मल बंदा आता है तो वो खो जाएगा। और इस तरीके से जो मेन बेस है इस ड्रैगन क्वीन के पास उसने सेटल किया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कोई भी यहाँ पर इसे ढूंढने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाता, वह डेफिनेटली इसकी टेरिटरी से नहीं निकल पाएंगे। ये जो लड़की है वो वाकई में किसी तरह खौफनाक है। तभी उसको किसी चीज को नोटिस कर और देखकर काफी ज्यादा शॉक भी हो जाता है। फाइनली वो पीछे मुड़ती है और कहने लगती है और बताती है कि हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से लाइट चमकती है और वो फॉर्मेशन जब वहाँ से हटती है तो पूरा का पूरा जो इलाका वो बंजर पड़ा हुआ होता है, जिसको देखने के बाद सभी लोग पूरी तरह से कंफ्यूज और शॉक हो जाते हैं। जिसको देखकर एमसी भी कंफ्यूज होते हैं, पूछने लगता है कि ये वाकई में गॉड फॉरसेकन प्लेस है जो कि ड्रैगन क्वीन यहाँ पर मिलेगी। तो उसके साथ ही पूछने लगते हैं कि दाऊजी, ये वाकई में तुम्हें यहाँ पर कोई गलत रास्ता तो नहीं लेकर आ चुकी हो क्या, तुम हमें ट्रिक करने की कोशिश कर रही हो, ड्रैगन क्वीन यहाँ पर कैसे हो सकती है, हमें सबको सच सच बताओ दाऊजी, आखिर क्या चलने में लगा हुआ। तभी वहां पर एक बहुत जोरदार धमाका होता है, उसके पीछे कुछ अजीब सी एक्सप्रेशन होने लगती है, वहां पर अजीब सी लाइट चमकने लगती है, जिसको देखकर एमसी शॉक। और उसके सामने एक पैलेस खड़ा हो जाता है, उसका एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है और उस दरवाजे को खोलता है तो उसमें से लाइट चमकती है, एनर्जी निकल रही होती है बाहर, जिसको देखकर एमसी भी काफी शॉक होता है और सभी लोग चिल्लाते कहने लगते हैं कि ये तो ड्रैगन क्वीन, हमें अंदर जाना चाहिए, चार्ज। और भाई इनके लालच की हद नहीं होती, भाई इन्होंने हद पार कर दी और सीधे बिना कुछ सोचे समझे कूद पड़ते हैं अंदर की तरफ। ये सब के सभी लोग इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि आखिरकार आगे क्या होगा, बिना कुछ सोच समझे भेड़ बकरियों की तरह आगे चले जाते हैं। जहां पर हमारा एमसी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि तुम आगे जाओ, फाइट करो हमारे लिए और क्विकली सारी की सारी अपॉर्चुनिटी को अपने हासिल में अपने अंडर में ले लो। एक बार जो ड्रैगन क्वीन है वो तुम ले लोगे तो और मेरी जो क्वाइन नेशन का मिस फॉर्च्यून है उसे बूस्ट करने में मेरी मदद करोगे, तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद है। और वो भाई साहब इस हॉली मैडन को तो ऐसे कंट्रोल कर रहा है जैसे कोई पेट कंट्रोल करने में लगा हुआ हो, लेकिन हॉली मैडन का जो माउथ है वो अभी भी बंधा पड़ा हुआ है पता नहीं अजीब सी बॉल से। लेकिन जियाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और कहने लगती है कि जो ड्रैगन क्वीन है वो हमारे नेशन के किस्मत से जुड़ी हुई है, आखिरकार इस कुछ बंच ऑफ रिबेल्स कैसे इसको छुड़ा सकते हैं हमसे। एमसी उसे रोकता है और क्या उसे कहने लगता है कि मुझे कोई जल्दी में नहीं पड़ी हुई है, तो तुम्हें किस बात की जल्दी पड़ी है। तो ली तियान भी कहने लगता है पीछे पीछे स्माइल मारते होगी, एग्जैक्टली अगर हम जल्दी जाते हैं और किसी ट्रैप्स को ट्रिगर कर देते हैं, जो एम्परर की जो विजडम है वो अनमैच्ड है। वाकई में आपके में दिमाग तो बहुत है। एमसी कहने लगता है कि तू अपना मुंह कभी बंद कर रख सकता है क्या, साला बहुत मुंह चलाता है कमीना कहीं का, तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो। खैर अब समय आ चुका है हमारे अंदर जाने का, अब हमें अंदर चलना चाहिए। और वह सभी के सभी लोग अंदर चले जाते हैं और जब वे अंदर चले जाते हैं तो वहां का जो दरवाजा है वो वहां पर बंद हो जाता है और सभी के लोग अंदर आते हैं। तो एमसी देखकर कहने लगता है कि आखिरकार इस ड्रैगन क्वीन की साइड को किसने बनाया होगा, ये तो वाकई में रियली बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही होती है, सभी के कह रहे होते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। यहाँ पर असली वाला लिथियन कह रहा होता है और बताता है कि अब लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन में फंस चुके हैं, जहाँ पर सभी के लोग अजीब अजीब आवाज निकाल रहे होते हैं। जब लोग दरवाजे खोलकर आगे बढ़ते हैं तो काफी ज्यादा शौक होते हैं कि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रहे होते हैं, क्योंकि इतना सोना होता है कि सभी लालच के मारे पागल हो जाते हैं, रोना चालू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि इसकी मदद से आखिरकार किस बंदे को ड्रैगन क्वीन चाहिए। यहाँ पर हॉली मैडन और जियाउस तो कहती है कि यहाँ पर कई सारे रूम से आगे, अब हमें वहां पर चलना चाहिए। यहाँ पर आपस में लोग फाइट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यहाँ से निकल लो पहली फुर्सत में। जो सारे के सारे जो वेपन है वो हमारे बैकर सेक्ट के यहाँ के बिलोंग करते हैं। तो मिस्टिंग की फीस कहीं के सेलर कहीं फिश सेलर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारी स्थानीय सोसाइटी पर अटैक करने की। उनमें से एक बंदा जो बुढ़ाऊ होता है वो कहने लगता है कि मैंने ये पहले कभी भी देखा, अगर मैंने ये सब कुछ पहले देखा होता तो वाकई में मैंने अपनी पूरी जो यूथ है ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट्स करने में ट्रेनिंग में वो नहीं निकाला होता। और सभी के सभी लोग अपने अपने आइटम्स के लिए फाइट करने में लगे होते हैं। जहां पर दाऊजी उससे कह रही होती है कि अगर ड्रैगन क्वीन की रिकॉग्निशन तुम्हें चाहिए तो सबसे पहले तो तुम्हें खुद का कैरेक्टर पजेस करना जरूरी है, एक अच्छा कैरेक्टर जो कि मैच कर सके, जो कि छोटे मोटे गेम्स पर टेम्पटेड ना हो सके, वरना तुम सिर्फ लो लेवल के प्लेयर कहलाओ। लिथियन उसको सुनकर कहने लगता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट टेस्ट ड्रैगन क्वीन उसके अनुसार हमें पूरे के पूरे पाथ पर क्वेश्चन सावधान बनकर रहना पड़ेगा। तो एमसी कहता है कि ये कितना ज्यादा सिंपल टेस्ट है, मुझे तो इमीडिएटली इसके बारे में पता चल चुका था। तो दाऊजी पीछे मुड़कर उसको देखकर कहने लगता है कि ऑफ कोर्स ये बात है तुम्हें पता होगा, ये काफी ज्यादा इजी बात है, आखिरकार एक मेजर डिसीजन के सामने
तुम। और जैसे ही वो उसको देखती है तो उसकी जो एक्सप्रेशन है वो इतनी ज्यादा शॉकिंग होती है कि मेरी भी हंसी नहीं कंट्रोल होती और मैं एकदम से हंस पड़ता हूँ और कहने लगती है कि जरा 1 मिनट रुको, आखिरकार तुम ये सब क्या होल्ड कर कर रखे हुए हो। जहाँ पर हमारा एमसी पूरा के पूरा लदा पड़ा होता है आइटम से और कह रहा होता है कि इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या तुम मेरी बात को ध्यान से सुन भी रहे हो कि आखिरकार मैंने तुमसे क्या कहा था। ये ड्रैगन विन का टेस्ट है ब्रो, ड्रैगन विन का। लेकिन हमारा एमसी तो जानबूझ के फेल होना चाहता है और वो दूसरी दरवाजे में घुसता और कहने लगता है ये ट्रेजर मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, और वो सुनता नहीं इनकी बातों को। लीथ यालन कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि एक रूलर होते हुए नेशन का तुम्हारे पास हर तरीके का ट्रेजर है, लेकिन तुम अभी भी ऐसी हरकतें कैसे दिखा सकते हो। उससे पता चलता है कि तुम्हारी जो ग्रीड है, जो तुम्हारी शॉर्ट साइटेडनेस है, उससे इस बारे में पता चलता है। एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि अगर ये वाकई में जो ड्रैगन विन की जो टेस्ट है, अगर मैं इस तरीके से ग्रीडी एक्ट करता हूँ जिससे कि जो कुछ पॉइंट्स तो नुकसान हो ही जाएगा मुझे। लेकिन तभी हमारे एमसी की नजर किसी चीज पर जाती है कि ये लोग फाइट करते करते आपस में एक दूसरे के साथ मर चुके हैं और कहने लगता है कि छी, आखिरकार तुम इन पर फाइट करके क्या ही मिल जाएगा। और ये सारे के जो आइटम्स है वो मेरे नेशनल ट्रेजरी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ऐसे ट्रेजर हैं जो कि टेम्प्ट कर सकते हैं मुझे। वो भी हो सकता है एक सेल फोन अगर हो तो यहाँ पे, और कई सारा आइटम पैक कर उनकी तरफ लाता और कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना तुम्हारा इंतजार करवाने के लिए। तुम सभी के लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हुआ हूँ। मैं इन सभी को एक साथ उठा तो नहीं सकता था, लेकिन इन सभी के साथ मैं शेयर करूंगा। और सभी को बहुत पावरफुल आइटम देने लगता है और देखकर काफी खुश हो जाती है जिया और कहने लगती है ये आइटम तो काफी कारगर निकला मेरे लिए। और लीथ यानिन को भी एक स्वॉर्ड प्रोवाइड करवाता और कहने लगता है कि ड्रैगन मार्क स्वॉर्ड यहाँ के जो प्रीवियस एम्परर थे उसे भी कभी भी इतने ज्यादा पावरफुल आइटम हासिल नहीं कर पाता जिंदगी भर में। और इन दोनों को दोनों लड़कियों भी आइटम प्रोवाइड करवाता और कहने लगता है कि जो तो लॉन्ग लॉस्ट मैनुअल है एंशिएंट टेक्निक का, मैं तो वाकई में इस तरह गिफ्ट लेकर काफी ज्यादा खुश हुई। लेकिन बात करें हॉली मेडन के बारे में तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक हंटर टाइप की आइटम मिलता है। यहाँ पर वो सोच रही होती है कि हमारा एमसी से कह रहा होता है कि एक बार तुम्हें ये आइटम मेरे लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा और हम लोग बाहर निकलकर इसका आइटम का यूज करने वाले हैं। जहाँ पर वो रोते हुए कह रही होती कोई तो मुझे बचा लो, अब क्या ही हो सकता है इसके साथ हॉली मेडन के, बताओ रे। जहाँ पर जो डाउजियो उसकी तरफ देख के कहने लगती है कि मुझे लगा था जो लीथ यानुन है उसके पास कोई इंपीरियल ऑरा मौजूद हो, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं इसके बारे में हमेशा से गलत सोचती आई थी, क्या मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया है इसको अपना हस्बैंड बनाकर। लेकिन तभी अचानक से वहां पर कुछ अजीब सा होता है और पूरी की पूरी गुफा कोलैप्स होना चालू हो जाती है। सभी लोग इस बात को देखकर कंफ्यूज हो जाते और उनमें से तो आधे से लोग ज्यादा मरने लगते हैं और जैसे जैसे आइटम्स ऊपर से गिरते हैं लोग मर जाते हैं। एमसी पूरी तरह से कंफ्यूज होता है, समझ नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा है, क्योंकि सारा के सारा जो दरवाजे हैं वो ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो चुके हैं, जितने लोग अंदर थे वो सब तक मर चुके हैं। जिसको देखकर वो शौक हो जाता है और कहने लगता है कि और भी इधर रिबेल्स मारे जा चुके हैं, शिट ये तो काफी ज्यादा कांड हो गया। अबे ऐसा क्या ना हो, ऐसा कैसा हो गया भाई। तभी वो राजू आगे आते हैं, उससे कहने लगता है कि वे सभी के सभी लोग मारे जा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ कुचल कर। हमने स्टार्टिंग की थी 158 लोगों से जब हम पासेज वे से एंटर किए थे, अब यहाँ पर सिर्फ 50 लोग और बचे हुए हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो 50 से भी कम। यहाँ तक एक ही बार में एक ही लेवल के टेस्ट में 70% से ज्यादा लोग एलिमिनेट हो गए हैं। तभी नोटिफिकेशन देता है कि इंपीरियल पाथ अरीना जो फर्स्ट ट्रायल था, वो जो ट्रायल ऑफ पोसेशन था वो खत्म हो चुका है। जब हमारा एमसी से सुनता है तो पता चलता है कि ये बॉयज तो कुछ ज्यादा पहचानी लग रही है और सिस्टम से पूछता है सिस्टम क्या ये तुम हो, लेकिन सिस्टम से उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। और वो सिस्टम उससे कह रहा होता है कि जो लोग ऑब्सेस्ड थे इस वर्ल्डली गुड्स से और छोटे मोटे फायदों के लिए भूल गए थे कि आखिरकार तुम्हें क्या करना चाहिए अपनी जिंदगी में, उसने एक एम्पर बनने की क्वालिटी उनके पास नहीं थी, इसने एलिमिनेट कर दिया। और जो लोग काफी उनके अपने हार्ट और काम थे बहुत ज्यादा माइंड से, वो उनकी क्वालिटीज तो है एम्पर पर वो शेप कर सकते हैं, इसलिए उन्हें पास कर दिया जा चुका है। जो लोग लालच में नहीं फंसे तभी वो लोग काफी खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर रखा था। एमसी भी खुश होता है और कहने लगता है कि बस हो गई करने की, तुम्हारी बकवास खत्म हो चुकी है, मैं भी सर्वाइव कर चुका हूँ और मैं और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है उसके साथ अब मैं पक्का फेल होऊंगा और जो मिशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, मेरे पॉइंट भी कम हो जाएंगे। अब तो मुझे बाहर एस्कॉर्ट कर सकते हो या फिर मैं अपने आप ही लीव कर जाऊंगी जगह को। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रखा है। हमारा एमसी लाइट से चमक पड़ता है और कहने लगता है सिस्टम उससे कि तुमने चीज का अच्छा इस्तेमाल किया, तुमने लोगों के दिल को जीता और रूल किया पूरे वर्ल्ड पर सिर्फ अपने लोगों के दिलों को जीत कर, और जो तुमने कहा था अपने शब्दों पर अपने एक्शंस पर पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि तुम क्या कर सकते हो और ट्रू ग्रेटनेस तुम्हारी पता चलती है। हमारा एमसी कंफ्यूज, भाई ये सब क्या हो रखा है भाई, मैं तो कुछ और ही सोच के रखा था। हमारा एमसी का जो सपना था यहाँ पर हारने का वो तो जीत गया, वो भी टॉप रैंकिंग के साथ। और लीथ यानुन उसको देखकर काफी खुशी मनाने लगता है और कहने लगता है कि ये तो वाकई में समथिंग है, मानना पड़ेगा। योर मैजेस्टी आपने तो कभी कमाल मचा दिया, जैसा कि हमने उम्मीद की थी लीथ यानुन से। हमारा एमसी का मूड तो वैसे भी बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और हॉली मेडन पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और गुस्से में कह रही होती है कि हम दोनों के दोनों ट्रांसमिटेटर है, लेकिन जब मैं सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड लेवल पर हूँ और ये बंदा एक स्ट्रेटोस्फेयर है। लीथ यानुन वाकई में वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग बंदा है, मानना तो पड़ेगा। सभी लोग पूछ रहे होते कि ये बंदा
है कौन। तो दूसरा कहने लगता है कि मैंने सुना है कि ये बंदा गद्दार है क्वाइन नेशन का। अब समझ में आया कि आखिरकार इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, मतलब कोई समझने ना समझने वाली बात नहीं है कि आखिर ये एम्पर के लिए क्यों चुना गया। इसका जो डोमिनर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और सभी लोग इसके बारे में फुसफुस खुसफुसाने लगते हैं। हमारा एमसी कितनी भी कुछ कर ले उस लाइट से बचने की, लेकिन वो लाइट है वो आखिरकार उसकी तरफ पड़ने लगती है और गुस्से में आकर चिल्लाता है, उसे कहने लगता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगी हुई हो, इससे मुझे बहुत ज्यादा डिजीनेस महसूस हो रही है, तुम ये सब बंद करोगे करना। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हैं उसे कहने लगता है कि आपको मुबारकबाद हो, कांग्रेचुलेशन होस्ट, यहाँ पर जो रिसेंट ड्रैगन वीन्स के जो ट्रायल ऑफ पोजेशन है तुमने अचीव कर लिया हाई स्कोर, रिसीव कर लिया ड्रैगन वीन की ब्लेसिंग को, जो इंपीरियल ऑरा तुम्हें मिल चुका है। एमसी सोचता है ये क्या बवासीर है भाई, आखिरकार ये इंपीरियल ऑरा क्या है कि ये कोई ऐसी पावर है जो कि मेरी कॉम्बैट कोई ऐसी एनर्जी जो कि मेरी कॉम्बैट पावर को बूस्ट करती है क्या। तो सिस्टम उससे क्या लगता है कि सॉरी, जो इंपीरियल ऑरा है वो इसके पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। हाउएवर लेकिन तुम अगर किसी क्राउड में खड़े हो जाओगे तो तुम अलग ही दिखाई दोगे किसी एम्परर की तरह, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि मैं दुश्मनी और हेटरेट अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। खैर अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, जो होना था वो हो चुका है। सिस्टम सभी को बताता है कि अब जो कंपटीटर वो ऑप्टेन कर लिया इंपीरियल ऑरा को, जो नेक्स्ट ट्रायल है वो ट्रिगर अर्ली किया गया है समय से पहले। जो सेकंड ट्रायल है इंपीरियल पाथ अरीना जो ट्रायल है इसका यहाँ पर ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ इसे चालू किया जाता है। और तभी वहां पर हमारा एमसी की आंखें खुलती तो वो अपने आप को किसी सोल्जर्स के बॉडी में पाता है और सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या चीज हो रखी है यहाँ। कोई आकर उससे क्या लगता है कि हे मार्शल प्लीज आपको मिलिट्री असेंबल जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी, जहाँ पर सिस्टम उसे बताता है कि इस ट्रायल का जो ऑब्जेक्टिव है तुम्हें कुछ नहीं करना, मुयंग आर्मी को कॉन्कर कर सांगदू सिटी को कॉन्कर करने के लिए आगे बढ़ना है और सभी के सभी लोग अपना बेस्ट देना। जो ड्रैगन वीन है वो तुम सभी की फाइट को देखेगी और वो लोग किस तरीके से प्लान करने लगते हैं और बताता है कि ये मैप बताता है कि ये वाइड रिवर है, इसे लीचक रिवर कहा जाता है। इस मुयंग आर्मी ने चारों तरफ से घेर रखा है, चारों तरफ से घेरने के लिए, इन्हें मारने के लिए जो जाने की मार्शल तू ये जो कि नॉर्दर्न बैंक पर खड़े हुए 20 ली यहाँ से दूर नॉर्थ के यहाँ पर मुयांग आर्मी का कैंप पड़ा है जो कि मैसिव सिटी से है सोंगदू। यहाँ पर जो इनका जो अटैक टारगेट है वहां पर हमें अटैक करना है। जब मुझे कहा तो सोंगदू के आर्मी के पास 5000 सोल्जर्स हैं और मुयांग आर्मी के पास 20,000 सोल्जर्स हैं और दोनों के पास फुल सप्लाइड है, कोई भी चिंता नहीं सप्लाई की। और जितनी ज्यादा देर तक ये बैटल चलेगी उतना ज्यादा नुकसान होगा। कई महीने हो चुके बैटल चलते चलते और नंबर्स के बेस्ड पर चल रहे हैं और ये जीतना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल के बराबर है। जहाँ पर वो बताता है कि हमारी जो आर्मी है वो किसी प्लीज से अफेक्ट हो चुकी है। नियरली 5000 सोल्जर्स अनवेल हो चुके हैं, उनकी तबीयत खराब हो चुकी है जिससे कि वॉमिट कर रहे हैं, डायरिया कर रहे हैं और आर्मी डॉक्टर्स पूरी तरीके से हेल्पलेस है। जो सोल्जर्स का जो मोरल है वो काफी कमजोर हो चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए, प्लीज मार्शल कोई तो डिसीजन लीजिए। इस बात को सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जहाँ पर ली तेरन उससे क्या लगता है कि जो ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ है उसको देखकर लगता है कि वो हमारे एबिलिटीज को चेक कर रहा है कि हम वर्ल्ड को कैसे कॉन्कर करेंगे, जबकि मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ड्रैगन वीन है उन्होंने सभी के सभी ग्रुप्स को अलग अलग सेक्शन में डाल रखा होगा। उनके ट्रायल तो सेम ही होंगे लेकिन तो एमसीज को देखकर क्या लगता है कि ये सो कॉल्ड ट्रायल जस्ट एक वॉर थीम्ड गेम मिशन नहीं है कि हम सभी के लिए। जो ड्रैगन विन है उससे पता चलता है कि जानता हूँ समझ सकता हूँ कि आखिरकार किस तरीके से खेला जाता है। तो जिया उससे कहने लगता है कि एक बार मैंने लेट एम्पर को फॉलो किया था प्रिंस टूसो के साथ, तो मुझे पता है थोड़ी बहुत मिलिट्री अफेयर्स के नॉलेज के बारे में। जो सीज वेरीफेयर है देखा जाए सेफली, तो अगर हम लोग साइड से अटैक करें तो जो लास्ट में जो 10 टाइम्स जो सोल्जर्स हैं डिपेंड करने में लगे हुए हैं, डिफेंड कर रहे हैं साइड से, हमारी जो फोर्सेज है वो ऑलरेडी बियरली इनफ है और तो और जो प्लीज है वो भी फैलने में लगा हुआ, जिसको देखकर हमारा एमसी शाय करता है। लेकिन इसके इलाके कुछ इरादे कुछ और ही होते हैं भाई। मुस्कुराते क्या लगता है ग्रेट। मुझे जो मोड है, जो हेल मोड है वो काफी पसंद आया। अब मैं जीत नहीं सकता, जो मिशन फेल हो जाएगा, अब बस इसके बारे में सोचने भर से ही मैं काफी तक खुश होने में लगा हुआ हूँ। लेकिन तभी वो सोचता है अरे नहीं यार, जो कुछ इस तरह की हेल जो स्टार्ट होने में लगी हुई है, जो अदर कंपटीटर्स है वो लाइकली सेम सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा उन सभी को भी। अगर वो फेल हो जाते हैं इस मिशन को भी, तो हाईएस्ट ओवरऑल जो स्कोर रहेगा वो मैं ही रहने वाला हूँ और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। लीथियन एम्पर की हमारे एमसी की ऐसे एक्सप्रेशन देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता कहने लगता है कि इसकी एक्सप्रेशन देखकर साफ साफ पता चलता है इसके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया जरूर आ चुका है। ये प्लीज वालों को लोकर कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा और किस तरीके से सोंगदू सिटी को जरूर कैप्चर करेगा। बट ये जो मेथड है वो काफी ज्यादा रूथलेस और काफी ज्यादा क्रूल है। हिज मेजेस्टी प्रोबब्ली हेजिटेट करने में लगे हो कि इसे यूज करें या ना करें। अगर वाकई में ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर ब्लन बनने के लिए तैयार हूँ और योर मेजेस्टी की तरफ से मैं इसको ऑर्डर दूंगा। हमारा एमसी फिर से समझ जाता है कि ये कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पकाने में लगा हुआ है ये बंदा। तो उससे कहता है कि योर मेजेस्टी मेरे पास एक प्लान है, हम इजिली कॉन्कर कर सकते हैं सोंगदू सिटी को। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक अनदर ट्रायल में, यानी कि दूसरी डायमेंशन में, जहाँ पर वू दोंगजन का ट्रायल होता है मुयंग मार्शल का, जहाँ पर वो देखती है कि पूरी की पूरी आर्मी के काफी सारे सोल्जर्स पुलिस से घिरे पड़े। तो ये सब देखने तो वो अपनी एनर्जी का यूज करती है इस ट्रायल के सभी लोगों को हील करने के लिए। ऐसा करने से उसका प्लीज को हील तो कर दिया है,
जिसको देखकर सभी खुश होते हैं और कहने लगता है कि तो लिविंग इमॉर्टल है। मार्शल एक लिविंग इमॉर्टल हमने कभी सोचा भी नहीं था। और सभी किसी पागलों की तरह उस पर कूद पड़ते हैं और कहने लगता है कि मार्शल हमें भी बचा लीजिए प्लीज, मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ। इस तरीके के लुक देखने के बाद वो काफी घबरा जाती है और उसे वो मोमेंट याद आता है कि किस तरीके से कोई गरीब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है जब वो भूख के मारे इंसान एक दूसरे को भी खा लेते हैं। और सोच रही होती है कि अब जो मेरी स्ट्रेंथ है उसके साथ शायद मैं थाउजेंड ऑफ पेशेंट्स को ठीक तो कर सकती हूँ। अगर मैं एक कप वाटर भी प्रोवाइड करवा दूं तो वो भी काफी होगा। मैं सभी को ठीक कर पाऊं या नहीं कर पाऊं उसके बारे में भूल जाओ। खैर मेरे पास जितना कर सकती हूँ मैं उतना जरूर कोशिश करूंगी। और क्या लगती है मैं यहाँ पर बैठे बैठे तो यहाँ पर कुछ नहीं रहे होने वाला मेरे साथ। और बताती है कि आप सभी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं आप सभी को बचाऊंगा। जो लोग भी हीलिंग टेक्निक जानते हैं वो सभी के सभी लोग यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए मेरे पास आगे आ जाओ। बाकी के सभी लोग इस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करेंगे जो कि मैंने तुम सभी को प्रोवाइड करवाई है मेडिसिन के तौर पर। और इस बात का ख्याल रखना कि हमारी पूरी की पूरी आर्मी से ले ले। और उसके बाद वो उधर उधर काफी बिजी हो जाती है और सभी को ठीक करने के लिए आगे बढ़ पड़ती है। इस तरीके से समय गुजरता जाता है और हमें एक अलग ट्रायल के डायमेंशन में दिखाया जाता है। कोई कह रहा होता है कि आर्मी 20,000 सोल्जर की अटैक करने के लिए ताकि वो 5,000 सोल्जर के डिफेंड कर सके, और ये कोई और नहीं बल्कि मैं। अरे यार कौन हो सकता है अपनी हॉली मिटन के अलावा। वो कह रही होती है कि यहाँ पर इतने ज्यादा इन्फेक्टेड सोल्जर्स मौजूद है, हम वाकई में इस तरीके से फाइट करने लायक करने वाले। तभी उसका अपोनेंट वाला दूसरा बंदा कह रहा था कि फाइट क्यों नहीं, अगर तुम मुझसे पूछो तो हम सीधे सीधे कैप्चर कर सकते हैं सोंगदू सिटी को। हमारे लिए कितना आसान हो सकता है ये चीज, क्योंकि वाइस मार्शल होता है चैन सीमिंग। तो वो पूछने लगती है कि तुम मुझे बताओ किस तरीके से अटैक करना चाहिए। तो वो कहने लगता है कि जो सोंगदू सिटी है उसके पास सिर्फ 5,000 डिफेंडर्स हैं, हमारे पास जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं हम सभी को थ्रो कर सकते हैं उस सिटी के अंदर। उसके बाद सारा हर जगह सिर्फ केओस मच जाएगा। हम कैटapults का यूज कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं उनके इन्फेक्टेड सोल्जर्स को उनकी तरफ। और यही सेम आइडिया को ली थियरन भी हमारा एमसी देने लगता है। ये बात सुनने के बाद वहां पर सिर्फ छन्नाटा छा जाता है। इसको देखकर एमसी शॉक और उससे कहने लगता है कि वाओ ये बंदा कितना रूथलेस है, यहाँ तक कि जो किंग है, किंग ऑफ हेल है, वो भी इसके सामने सर झुका देगा। एमसी क्या लगता है कि ये जो प्लान है वो काफी ज्यादा मिलीशियस है और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं और एक वाइस रूलर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये सुनकर वो कहने लगता है कि योर मैजेस्टी यहाँ पर कोई भी रूम नहीं है मर्सी के अलावा इस बैटलफील्ड में कभी भी दया नहीं दिखाई दे सकती। तो एमसी कहता है कि अब तुम और मत कहो मुझसे, मैंने ऑलरेडी अपने प्लान बना ली तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद हैंडल करूंगा। इसको सुनकर वो काफी कंफ्यूज होता है और पूछने लगता है कि एक बेटर प्लान। इस पूरे के पूरे हिस्ट्री में अगर कॉमन नॉलेज के बारे में बात करें, सीज के बारे में, तो अगर हम लोग फोर्स पर अटैक कर देते हैं तो एटलीस्ट 10 टाइम्स स्ट्रेंथ होनी चाहिए अगर डिफेंडर अगर विक्ट्री एंश्योर करना चाहता है। लेकिन सिचुएशन देखी जाए इस समय पर तो सिर्फ और सिर्फ जो मुयन आर्मी है वो अंडर स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि मैं पुलिस से भी घिरी पड़ी है, सभी लोग बीमार पड़े हुए हैं, मोरल्स लो है और किसी भी अंडरहैंडेड टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी ना करें अगर ऐसा तो हम सिटी को कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए बस एक सपना है और कुछ भी नहीं। जिसको देखकर वो बोलता है और कहने लगता है कि मोरल हमारा लो में है और मैं रिट्रीट प्लान करना चाहता हूँ साउदर बैंक की तरफ ताकि हम बेटर अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर सकें। इसको देखकर वो काफी कंफ्यूज होती है और कहने लगती है कि मुझे लगा था कि ये पुलिस एम्पर होगा जो कि बिना किसी डिसेंट प्लान के लाने वाला है। आई मीन अपना दिमाग वगैरह लड़ाएगा, कुछ करेगा पड़ेगा, लेकिन इस प्लान को देखकर साफ साफ पता चलता है कि ये सब इसने ब्लंटली कर दिया है और भागने में लगा हुआ है फाइट से। हम लोग जीत नहीं सकते इस तरीके से। क्या वाकई में हम रिट्रीट करना है? इस तरीके से इस प्लान को इतना ग्रांड तरीके से शो करने की जरूरत है क्या? भाई इस समय पर जियाओ इतनी ज्यादा गुस्से में है कि हमारे एमसी को तुरंत मार दे और कह रही होती है कि तुम बस यूज करने में लगे हो इस बड़ा पोस्टर को और अपनी कमजोरी दूसरों को दिखाने में लगे हो। यहाँ पर कह रही होता है मन में सोचते हो कि जो एम्पर की स्ट्रेटेजी है वो इतनी ज्यादा शॉलो नहीं हो सकती, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डीपर मीनिंग जरूर होगी। अनफॉर्चुनेटली मेरी जो नॉलेज है मिलिट्री स्ट्रेटेजी में वो काफी ज्यादा इंफीरियर है मेरी अंडरस्टैंडिंग में पैलेस इंट्रोड्यूस के मुकाबले में। सो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकता ही मेजेस्टी क्या सोच रहे हैं। तो एमसी उससे क्या लगता है कि हाँ अभी ज्यादा है, जब हम लोग रिट्रीट करेंगे तो हम सभी के सभी इन्फेक्टेड सोल्जर्स को भी अपने साथ ले जाएंगे, यहाँ तक कि जो चल फिर नहीं सकते हम उनको भी अपने साथ ले जाएंगे। जिसको देखकर वो घबराता और कहने लगता है कि हम एब्सोल्युटली ऐसा नहीं कर सकते, जितने भी इन्फेक्टेड सोल्जर्स हैं उन्हें अब बचाया नहीं जा सकता। अगर हम लोग अपने साथ उसे ले भी जाते हैं तो उससे हमारी आर्मी सिर्फ स्लो होगी और आखिरकार तुम लेना क्यों चाहते हो उनको अपने साथ योर मैजेस्टी। तो वो कहता है कि कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, कोई भी अमेंडमेंट नहीं करना चाहिए और इसी तरीके से मैं अपने सोल्जर्स को ट्रीट करता हूँ। क्या जो मेरी एक्सप्लेनेशन है वो काफी है तुम्हारे लिए सेटिस्फाई करने के लिए? और वो तुरंत एग्री होता है, कहने लगता है कि तुम्हारा जो सर्वेंट है वो आपके क्वेश्चंस नहीं करने वाला, आप जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। जिया भी इस बात से एग्री नहीं होती और अभी भी सिर्फ और सिर्फ उसे घूर रही होती है। तभी सोंगदू सिटी में दिखाया जाता है और ट्रायल नंबर 3 पर जाता है जहाँ पर उन्होंने अपने ही साथियों के डेड बॉडीज का यूज कर रहे होते हैं थ्रो करने के लिए, ताकि वो सिटी में रहने वाले लोगों को प्लीज कर सके, बीमारी से कर सके। जब खुद के साथियों को फेंकते हुए ये लोग देखते तो बहुत ज्यादा बुरा महसूस होता और बिना कुछ सोच समझे थ्रो भी कर देते क्योंकि उनके पास ऑर्डर आए हुए हैं। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते और शॉक में पड़ जाते हैं किस तरीके से अपने साथियों को थ्रो कर सकते हैं, अपने साथियों के डेड बॉडीज को। और वहां पर हाहाकार मच जाती है जिसे देखकर सभी शॉक होते हैं, खुश होते हैं और कहने लगता है कि हमारा प्लान काम हो चुका है। और वो बार बार फायर करना जारी रखते हैं और ऐसा करते करते सभी के सोल्जर्स की आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं
और इसे और ज्यादा नहीं झेल सकता और वहीं पर उल्टियां करना चालू कर देता है ये बंदा और कहने लगता है कि वे सभी के सभी लोग मेरे सोल्जर्स थे। लेकिन तभी वहां पर हॉली मैडन आती है कंट्रोल करने के लिए और कहने लगती है कि यहाँ पर ऑर्डर देना जारी रखो। आखिरकार तुम कैसे कह सकते हो, अपनी इच्छा को कैसे भूल सकते हो? एक बार ये वॉर कंप्लीट हो जाएगी तुम घर पर जा सकते हो, शादी कर सकते हो। ये बंदा कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसा ही कर सकता हूँ। ये अपनी मैजिक से कंट्रोल कर रही है उन सभी को यार। और शांति से कह सकते हैं ये सोल्जर्स है वो कितना हासिल है मानना पड़ेगा इस मूवमेंट पर। मैंने अगर अपने गार्ड को डाउन किया तो वो सभी लोग फेल कर देंगे मेरे को। यहाँ पर वाइस कमांडर कहने लगता है कि थैंक गुडनेस, जो हॉली मैडन की जो एबिलिटी है, मैं वाकई में सोचा भी नहीं था कि सोंगदू सिटी पर हम इतनी आसानी से अल्लाह बोल देंगे। अब वहां के सोल्जर्स भी कमजोर हो जाएंगे उस प्लीज से, बीमारी से। हमने अपने कॉप्स को लॉन्च कर दिया है और प्रिटेंड कर दिया है जैसे कि ये लोग हाई अलर्ट पर हो। अब जबकि सिर्फ और सिर्फ एक दिन बीत चुका है पूरा का पूरा और यहाँ पर सभी किसी बॉल्स के जो लोग हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा कमजोर और मारे जा चुके हैं सोल्जर्स। अब बिना किसी परेशानी के हम सिटी को क्रॉस कर देंगे और इनके नंबर्स को देखकर पता चलता है कि ऑलरेडी जो पूरी की पूरी सिटी है ब्रोकन हो चुकी है। अब हम लोग क्लाइंब कर सकते हैं और गेट को इनसाइड से तोड़ सकते हैं। और तभी वो अपने डॉगी को, स्लेव को वहां पर भेज पड़ती है। उसका जो डॉगी है वो फुल रफ्तार में अटैक करने के लिए सिटी पर सीधे दीवार को क्रॉस कर चढ़ जाता है। और तभी जो सोल्जर्स हैं उन सभी पर वह लोग अटैक कर देता है तो वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि चल क्या रहा है। और अंदर तभी बंदा वो जाकर सीधे दरवाजा खोल देता है, जिसे देखकर सभी खुश होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि सभी लोग असल्ट के लिए तैयार हो जाओ, हॉली मैडन हमारे साथ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हॉली मैडन वाइस है। सभी लोग जय जयकार कहने लगते हैं और कहने लगता है वाइस कमांडर, मैंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हम इतनी आसानी से जीत जाएंगे। तो हॉली मैडन कहने लगते हैं कि तुम पर ये क्रेडिट डिजर्व करते हो। सभी के सभी ट्रूप्स ऑर्डर को ध्यान से सुनो, एडवांस करो और अटैक करो और चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और पूरी की पूरी आर्मी बिना कुछ सोचे समझे उस सिटी में घुस जाती है और ये काफी ज्यादा खुश नजर आ रही होती है हॉली मैडन। लेकिन जैसे ही वो घुसती है तो कुछ अजीब सा नोटिस करती है और वो देखती है कि पूरी की पूरी सिटी तो भैया खाली पड़ी हुई है, ये क्या बवासीर हो रखी है भैया। और कंफ्यूज होते समझ नहीं पा रहे थे क्या चलने में लगा हुआ है। आखिरकार जो स्ट्रीट्स है वो खाली क्यों पड़ी है? क्या जो प्लीज है वो पूरी तरह ब्रोकन डाउन हो चुका है, पूरे शहर में फैल चुका है और सिटीजन यहाँ पर शांति से मर गए हैं क्या? फिर भी इतना सन्नाटा नहीं होना चाहिए था। जब तभी पीछे से कुछ एरोज आते हैं और सभी सोल्जर्स को मार देते, जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाते हैं और पता चलता है कि पीछे से एम्बुश हो चुका और काफी कंफ्यूज होते हैं। आगे तरफ देखती है और चारों तरफ से सोल्जर्स ने घेर लिया होता है और एक बंदा आकर उससे कहने लगता है कि फाइनली तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। जिसे देखकर वो कंफ्यूज होती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुम कौन हो बे? यहाँ पर ये बंदा उससे कहने लगता है कि मैं लू यूए हूँ, जो कि एक क्यू प्रैक्टिशनर हूँ सोंगदू सिटी से और मैं मैनिपुलेटिंग प्लीजेस को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, बीमारी को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ये मेरी स्पेशलिटी है। तभी हमें ट्रायल नंबर 1 में दिखाया जाता है, यहाँ पर हमारे एमसी का ट्रायल है। वह सभी के सभी सोल्जर्स को यहाँ से निकलने की ऑर्डर देता है और पूछते हैं सभी सोल्जर्स क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो? तो एमसी क्या लगता है कि जी हाँ, कोई बात नहीं, सभी को ट्रांसपोर्ट करो अपने साथ। तभी जिया वहाँ पर आते हैं, उससे क्या लगता है लॉर्ड डी मैंने सब कुछ ना कुछ ढूंढ लिया एक अजीब सी चीज और मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ। ये जो प्लीज है यहाँ पर देखकर पता चलता है कि जो फैंट्रेसिस मैजिक के महसूस होने में लगे हुए एनर्जी के बॉडी के अंदर से, और मैं सस्पेक्ट करती हूँ। जैसे ही बात सुनता है तो वो कंफ्यूज होता है, क्या लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब कि ये जो प्लीज है, जो बीमारी है वो कोई नेचुरल बीमारी नहीं है बल्कि मैं किसी की तरह फैलाई गई है। और जिया क्या लगता है कि आपने बिल्कुल सही समझा। ये देखकर लगता है कि जो एक प्लीज सॉर्सर है उस पूरे के पूरे सोंगदू सोल्जर्स के साथ, जिसको देखकर वो काफी शौक में आ जाता है और क्या लगता है कि ये काफी क्लोज था। अगर हम लोग वाकई में अटैक कर देते उन सभी के सभी लोगों पर तो हम लोग उनके ट्रैप में फंस जाते। जब ये बातें कर ही रहे होते तो पीछे से कोई उनकी बातें सुन रहा है और जिया काफी शौक होती है और कहने लगती है तू ये क्या तुमने सब कुछ पहले ही अंदाजा लगा लिया था स्टार्टिंग से कि क्या होने में लगा हुआ है और इसलिए तुम लोग अलोन एक साथ कैंप में अर्लियर बाहर निकलने के लिए कह देते सभी से। अभी ट्रायल नंबर उस ट्रायल पर जाते हैं जहाँ पर हॉली मैडन ट्रायल दे रही होती है और कह रहे यहाँ पर वो देखकर काफी शौक होती है कि इसकी आर्मी डिस्टॉर्नर चालू हो चुकी है, मैनिपुलेट कर सकता है प्लीज को और हमारी पूरी की पूरी आर्मी को आउटब्रेक कर दिया इस बंदे ने और सारा का सारा कुछ और नहीं बल्कि मैं तुम्हारे प्लान का एक हिस्सा था। वो कहने लगता है कि तुमने जैसा सोचा था, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो ब्रिलियंट प्लान है अपनी डेड बॉडीज को सिटी में थ्रो करने का वो इतना ज्यादा स्मार्ट था, तुम बस एक नंबर की बेवकूफ हो। इसको देखकर वो काफी घबरा जाती है और कहने लगती है जो प्लीज है जो उन कॉप्सिस पे था वो कोई खतरा नहीं था हम सभी के लिए, लेकिन तुमने जानबूझकर पूरी की पूरी इस सोंगदू सिटी को एक घोस्ट सिटी में बदल दिया हम सभी को अंदर लाने के लिए। तो वो कहने लगता है कि तुम वूमन दोनों के दोनों इंटेलिजेंट और रूथलेस भी, लेकिन तुमने मेरे जैसे बंदे से कभी भी नहीं मिली होगी। इससे पहले तुम अगर मुझसे मिली होती तो तुम्हें पता चल जाता कि ग्रेट थिंग्स को हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो वो कहने लगती है कि अगर तुम यहाँ पर मारा जाते तो यहाँ पर अभी भी चांस है कि हम लोग जीत सकते हैं इस ट्रायल को, और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है चिल्लाते कि जाओ और सभी को वहीं पर मार दो, लेकिन कोई भी उस पर अटैक नहीं करता। और पीछे देखकर देखती है तो काफी शॉक हो जाता और कोई उससे कह रहा होता है कि हम लोग अटैक नहीं कर सकते। ये बंदा एक पावरफुल मॉन्स्टर की तरह लगने में लगा हुआ। हॉली मैडन की इसके देखकर बुरी तरीके से फट जाती है और तभी वो सीधे अपने स्लेव को बुलाती है और कहने लगती है कि मुझे इस जगह से प्लीज बाहर निकाल। जब वो हॉली मैडन को भागते हुए वाइस कमांडर देखता है तो काफी शॉक हो जाता है। हॉली मैडन भागते हुए लगता है कि तुम मेरे यहाँ पर इंतजार कर,
लेकिन जब जैसे ही वो दरवाजे के पास जाते हैं तो वो देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि सभी के जो सोल्जर्स हैं वो दरवाजे से क्रॉस करना चाहते हैं और कह रहे होते हैं कि प्लीज प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए, हम यहाँ पर मरना नहीं चाहते। अब रास्ता नहीं बचता है तो वो स्लेव को कहने लगती है कि जाओ इस वॉल को क्रॉस कर दो, लेकिन तभी पीछे से आकर उसके कंधे को कोई पकड़ लेता है और काफी सोल्जर्स भी कह रहे होते हैं कि हमें भी बचा दीजिए हॉली मैदन, हमें भी ले चलिए अपने साथ, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जिसको देखकर जो हॉली मैदन काफी गुस्सा आ जाते हैं और कहने लगते हैं ये कितनी बात अनोइंग बात, और सभी को कंट्रोल करती है एक बार और कहने लगती है क्या तुम सभी के सभी लोग मेरी जिंदगी बचाने के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं थे? मेरी रास्ता खोलो और अपनी बॉडीज का इस्तेमाल करो ताकि तुम इन सभी सॉर्सर को रोक सको, और जब तक मैं सर्वाइव कर दूंगी यहाँ पर अभी भी चांसेस है कि हम लोग इन टेबल्स को टर्न कर सकते हैं। लेकिन सोल्जर्स इनकी बातों में नहीं फंस और वो कह रहे होते कि मेरी जो इच्छा थी वो ये नहीं थी, मेरी जो इच्छा थी वो घर पर वापस जाने की थी ताकि हम लोग घर पर जाकर शादी कर सके और इस तरीके से घर परिवार का ख्याल रख सके। ये बात सुनकर वो काफी गुस्से में भड़क जाती है, क्योंकि सोल्जर्स कह रहे होते कि तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने सॉर्सरी का इस्तेमाल किया था हमारे ऊपर। हॉली मैडन काफी गुस्से में हो जाती है, अपनी पावर कंट्रोल कर दी होती है तभी उसके मुंह से खून निकल पड़ता है, कोई इस पर अटैक कर देता है ना इसीलिए, और वो नीचे गिर जाती है तुरंत, जिसे देखकर सभी शॉक होते हैं। हॉली मैडन कंफ्यूज और कहने लगते हैं कि शिट डैम इट व्हाई, आखिरकार जो बैकलैश है मेरी एबिलिटी का वो अचानक से क्या होने में लगा हुआ है, इसकी एबिलिटी ज्यादा यूज करने के कारण इसकी बैकलैश पड़ चुका है। सभी लोग गुस्से में हॉली मैडन पर कूद पड़ते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने हमसे झूठ बोला है, तुम झूठी हो झूठी हो, जल्दी से इस विच को यहीं पर मार दो। और सभी के सभी लोग सोल्जर्स पागल हो जाते हैं उसको मारने के लिए और कह रहे होते हैं कि तुमने हमारी जिंदगी को तबाह कर दिया है, और इसी तरीके से यहाँ पर ये हॉली मैडन मारी जाती है। और इसी के साथ मैं इस पार्ट की यहीं पर एंडिंग करता हूँ, क्योंकि अब जो हॉली मैडन है वो तो निपट गई है। अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है इस हॉली मैडन के साथ, या फिर बाकी लोगों की ट्रायल के साथ कौन पास करेगा, कैसे बात करेगा। खैर उम्मीद करता हूँ कि जो भी अभी तक मेरी वीडियो तक बना रहा है उसके लिए तो पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई कोई नॉर्मल बात नहीं है कि जो एंड तक मेरी वीडियो को देखे ये बात सुन रहा है, मेरी बकवास सुन रहा है, उसके लिए तो भाई साहब मैं तो भाई मानता हूँ कि भाई तुम हो सच्चे फैन, तुम हो भैया, तुम भाई तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो मुझे दूसरों से उम्मीद भी नहीं है, मुझे लगता भी नहीं है कि दूसरे लोग सब्सक्राइब करेंगे, तुम कर दोगे बस संतुष्टि मिल गई भाई, तुम हो सच्चे फैन भैया। तुम्हारे चक्कर में तो वीडियो बना रहा हूँ रेगुलर, वरना मैं क्यों बनाने लगा, तो भाई कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू एंड साइनिंग आउट, और अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।